बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए बड़े समय के बाद इस तरीके का सेशन जिसमें अक्रॉस द बोर्ड तेज़ी है, और आज की तेज़ी की सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लग रही है वो है स्मॉल कैप। 3.5% के करीब की रैली स्मॉल कैप में। इसका मतलब आज लोगों के पोर्टफोलियो थोड़े सुधरे होंगे। ये कहना थोड़ा जाती होगी कि आज मतलब काफ़ी लोगों के गेंस हो गए होंगे, लेकिन कम से कम जो बड़े लॉसेस चल रहे थे उसमें ज़रूर रिकवरी आई होगी। निफ्टी डे हाई पर नहीं टिक पा रहा है, उसका बड़ा कारण है निफ्टी IT। उसकी भी बात करेंगे हम, किन लेवल्स के ऊपर कॉन्फिडेंस लौटेगा, क्लोजिंग में क्या व्यू लिया जाए, इन सब पर बातचीत होगी। श्रेया वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और सब कुछ होगा शो में कुछ ही देर में, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मार्च की भारी बिकवाली के बाद अप्रैल सीरीज़ की अच्छी शुरुआत, हालांकि ऊपरी स्तरों से पिछले आधे घंटे में दिखा दबाव, लेकिन निफ्टी 400 पॉइंट और बैंक निफ्टी 1200 पॉइंट की तेज़ी के साथ कर रहा है ट्रेड। क्रूड भी $100 के नीचे फिसला। इंडिया विक्स 11% नीचे आया। बाजार की नज़रें अब कल ट्रंप के राष्ट्र के नाम संबोधन पर। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्ज बड़े सटीक। इंडिगो निफ्टी का टॉप गेनर बना। श्रीराम फाइनेंस, दानी पोर्ट्स और एल&टी जोरदार शॉर्ट कवरिंग। साथ ही भारतीय एयरटेल मजबूत, उधर स्पॉटलाइट मधुट, मरणपुरम चमके। चार्ज बजाज फाइनेंस, चोला सेल, हिंदुस्तान जिंक, अशोक लेलैंड प्रेस्टीज में भी तेजी कायम। हवाई सफर पर फ्यूल की मार। OMCs ने घरेलू एयरलाइंस कंपनियों के लिए ATF कीमतों में 25% की बढ़ोतरी की। हालांकि कीमतें एक्सपेक्टेशन से कम। विदेश जाने वाली एयरलाइंस को कोई राहत नहीं। उनकी ATF कीमतों में 107% का बड़ा जंप। इंडिगो में 8% की रैली। मार्च में बड़ी शॉर्टिंग के बाद आज डिफेंस स्पेस में शानदार रिवर्सल। डिफेंस इंडेक्स करीब 6% भागा, खासकर शिपिंग बिल्डिंग कंपनियों में सबसे ज़्यादा तेजी। अच्छे बिजनेस अपडेट के बाद GLSE करीब 18% ऊपर। मसगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड भी 12% ऊपर। इधर BLHL में भी शानदार तेजी कायम। मार्जिन फंडिंग के नियम 3 महीने टलने से कैपिटल मार्केट शेयरों का जोश हाई। इंडेक्स करीब 5% दौड़ा। 7 से 8% उछाल के साथ नुवामा और BSE वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। वहीं एंजल वन, कैम्स और CDSL में भी 6 से 7% की रैली। फाइनेंशियल स्पेस आज तेजी को कर रहा है लीड। निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स 4% ऊपर। दिग्गज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करीब 5% भागा। HDFC बैंक, ICICI, UU बैंक और एक्सिस बैंक में करीब 2 से 5% की मजबूती। मेटल, IT और ऑटो में भी रफ्तार कायम। मार्च में उम्मीद से कहीं बेहतर रही गाड़ियों की बिक्री। M&M की कुल बिक्री 21% बढ़ी। ट्रैक्टर बिक्री में भी 29% का उछाल। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल ने भी 29% ज़्यादा गाड़ियां बेची। वहीं एस्कॉर्ट्स के सेल्स भी करीब 7% बढ़ी। इधर देश में पेट्रोल डीजल की कमी के डर से मार्च में EV बिक्री रिकॉर्ड स्तरों पर। ओके, चलिए अब आगे बढ़ेंगे और शो में विरुषा स्वागत है आपका। और देखिए, मार्केट बड़ा अजीब सा है, विचित्र सा मार्केट है। इंट्राडे में नहीं कमाने दे रहा है मार्केट, और ये मार्केट का नियम रहा है एक्चुअली। दोनों साइड गैप अप हो या गैप डाउन हो, इंट्राडे में नहीं कमाने देता मार्केट। आपको थोड़ा सा एक गैम्बल लेना पड़ता है प्रीवियस डे पर, या फिर अगेंस्ट द गैप अगर आप ट्रेड लें, उस तरीके का। और ट्रंप और ईरान, पहले तो बताया हुआ क्या, ट्रंप और ईरान दोनों की ओर से युद्ध खत्म करने के जो संकेत आए उसे मार्केट ने हाथों हाथ लिया। ग्लोबल मार्केट में शानदार तेज़ी है। फिर भी कहना होगा कि हमारी मार्केट में तेज़ी उतनी नहीं है जितनी ग्लोबल मार्केट में है। देखें, अगर आप एशियन मार्केट्स 5-8 कई केसेस में इस तरीके से ऊपर हैं। जो सबसे कम चली मार्केट वो भी 1.5% चली है। ब्रेंट क्रूड वो भी 100 के नीचे आ गया। हम परसों 115 पर थे। 100 से 115 में जो हम गए तो कितनी बड़ी डिक्लाइन आई थी, आपको याद होगा। अब 115 से वापस 100 आए हैं, उसकी आधी रैली भी नहीं हुई। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, और इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है सेंटिमेंट, कॉन्फिडेंस, फंसी हुई पोजीशंस, बहुत चीज़ें होती हैं। ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखें तो डॉलर में गिरावट लौटी है। डॉलर इंडेक्स रखिएगा 99.68 पर वापस डॉलर इंडेक्स। हालांकि आज हमारी करेंसी मार्केट बंद है, तो
तो इसके लिए हमें नहीं पता कि डॉलर रुपी पर इसका कितना इम्पैक्ट हुआ होगा, ये हमें कल पता चलेगा। आज हमने जो 3 इंडेक्स के बिग स्टॉक्स लिए थे, 3 इंडेक्स में तीनों ने शानदार मुंह दिखाए, L&T, इंडिगो और अदानी पोर्ट्स अगर आप देखें, और कुछ समय पहले तक तीनों ही डे हाइपर थे। अब बड़ा सवाल ये है श्रेया बीरू कि ये रैली टिकेगी या फुस होगी, सबसे बड़ा सवाल इवेंचुअली यही है। और एक और सवाल यही कि फिर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स करें क्या इस मार्केट में। राइट, बड़ा सवाल ये है कि ये जो रैली अभी तक टिक रही है कितनी टिकाऊ होगी। क्लोजिंग आपने कहा था मॉर्निंग में सर की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी आज के सेशन की, तो उस पर तो नजरें रहेंगी ही। लेकिन जाहिर तौर पर मार्केट की आज जो शुरुआत हुई है वो काफ़ी अच्छी हुई है। अप्रैल सीरीज की इस फाइनेंशियल ईयर की 13 लाख करोड़ से ज़्यादा बाजार में आज जोड़े गए हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ हो गई। 2 चीज़ें सर, एक तो ब्रेंट जिस तरीके से 100 के नीचे आया है वो पॉजिटिव, और दूसरी चीज़ कल नजर रहेंगी डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन का राष्ट्र को, तो उससे पहले बाजार में करे क्या। अगर क्लोजिंग ठीक ठाक होती है आपके मुताबिक तो फिर हम कैरी कर सकते हैं पोजीशन, या फिर अभी भी स्ट्रैटेजी वही रहेगी, क्योंकि इंट्राडे में जैसा कि आपने कहा कमाने के मौके फिलहाल उतने नजर नहीं आए। देखिए क्या है, बहुत टफ सवाल है ये। सबसे पहली बात तो ये कि श्रेया कि अब बाजार की नज़र कहाँ रहेगी, जो ट्रंप के नाम संदेशा है उस पर रहेगी। और कहीं ना कहीं आई थिंक जो मार्केट की सेंस है, मार्केट की सेंस ये है कि कल शायद डोनाल्ड ट्रंप एक वॉर ख़त्म करने का एक औपचारिक ऐलान कर दें। अगर वो हो गया तब तो कल आपको सुबह फिर एक बहुत बड़ा गैप अप मिलेगा। ये एक ऑलमोस्ट एक तरीके की लॉटरी है, ये एक तरीके का गैम्बल है कि कल वो औपचारिक ऐलान करेंगे कि नहीं करेंगे कि वॉर ख़त्म हो गई है, अब इजराइल देख ले अपना जो उसको करना है, ऐसा अगर कोई स्टेटमेंट दे दें, या फिर वो टाइम बाय कर रहे हैं और उसके बाद वो कुछ सिनिस्टर करेंगे प्लान, ये हमें नहीं पता। लेकिन मार्केट का व्यू ये है, ग्लोबल मार्केट की जो सेंस है, ग्लोबल मार्केट को देखकर ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कल शायद एक औपचारिक ऐलान करें कि हम वॉर ख़त्म कर रहे हैं। अब इशू क्या है, वो सुबह 7:30 बजे है, हमारी मार्केट खुलेगी 9:15 बजे, तो अगर आपको उसके लिए प्ले करना है तो वो आपको फिर आज कैरी करना पड़ेगा फिर। लेकिन उसका मतलब होगा एक ओवरनाइट रिस्क लेना, और अगर आपको इस मार्केट में ओवरनाइट रिस्क लेना है तो हेज तो करना पड़ेगा। इस मार्केट में हमने बात हमेशा की है कि ओवरनाइट कोई भी पोजीशन लेके जाएं तो हेज तो आपको करना पड़ेगा। आज की क्लोजिंग मैं फिर कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, और अभी तो 1.5 घंटा बाकी, 1.5 घंटे में बहुत कुछ बदल जाता है मार्केट में, और आखिरी का 1.5 घंटा मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 1.5 घंटा होता है। तो इन दैट केस अगर हम डे हाई पर बंद हुए आज के तो वो बड़ा पॉजिटिव होगा हमारे लिए, ठीक है। अच्छा, सोमवार को हमने क्या व्यू लिया था? सोमवार को हमने एक व्यू लिया था क्लोजिंग में कि अगर आपके उस दिन के शॉर्ट थे या उससे 1-2 दिन पहले के शॉर्ट थे, उनको कवर करिए, निपटा के जाइए। और अगर आपके 24,800 वाले शॉर्ट हैं तो उन्हें भले ही एक दिन और कैरी करिए और देखिए। आज सुबह हमने एक व्यू ये लिया था कि अब आप चाहें तो उनको भी एक बार के लिए कवर कर सकते हैं, और क्लोजिंग में देखेंगे कि वापस वो शॉर्ट व्यू बन रहा है नहीं बन रहा है। ठीक है, आपको पूरा 2,500 पॉइंट का फ़ायदा नहीं हुआ, 2,000 पॉइंट का फ़ायदा हो गया इन दैट केस। अगर ये रैली फेल हुई, जो मतलब एक रिस्क है कि अगर ये वाली रैली फेल हुई तो मतलब तो भी इसमें एक ऐसा नहीं है कि ख़त्म ही होगी, तो भी इसमें थोड़ी सी जान बाकी है। ज़रूरी नहीं है कि आज अगर मान लो हम डे लो पर भी बंद हो, इसका मतलब बस ख़राब हो गया मार्केट। मुझे ये लग रहा है कि अगर तो वॉर ख़त्म होने का औपचारिक ऐलान हो रहा है तो एक बार के लिए हम 23,200 से 23,500 निफ्टी पर और बैंक निफ्टी में 53,000 तक जा सकते हैं। भले ही ये रैली वहाँ पर जाकर फेल हो जाए, लेकिन एक बार के लिए, क्योंकि मार्केट इतना एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है और अब थोड़ी सी पॉजिटिव खबरें आ रही हैं मार्केट के लिए, तो इसके लिए वहाँ तक जा सकते हैं। वहाँ पे हम अपनी स्ट्रैटेजी को रिव्यू करेंगे, क्योंकि देखिए एक चीज़ समझिए, मार्केट में अभी तो हम सिर्फ ये नियर टर्म की बात कर रहे हैं। इस मार्केट को कुछ नई रियलिटीज़ के साथ फेस करना पड़ेगा। हायर एनर्जी कॉस्ट, सप्लाई में प्रेशर, इन्फ्लेशन बढ़ी हुई आएगी, वो जो हमारा मैक्रो पॉजिटिव हो रहा था वो थोड़ा सा वापस नेगेटिव होगा। तो उसके लिए ओवरनाइट पोजीशन को पुट के साथ हेज जरूर करें, लेकिन श्रेया अगर आप कैरी कर रहे हैं तो ओवरनाइट लॉन्ग पोजीशन, और अगर आज का लो टूटे तो आप फिर कैरी ना करें पोजीशन। देखिए वैसे तो हम अगर निफ्टी लेकर आइए जरा एक बार, आज का लो कितना था? 22,650 या कितना है समथिंग, 648 600, हाँ वही 650 हो गया। अभी हम 22,721 पर हैं, तो अगर आज का लो टूटे तो फिर मत कैरी करें, और अगर कंजर्वेटिव है तो बिना पोजीशन के जाएं। फिर क्या होगा अगर सपोज करिए कल ट्रंप ने मान लो बोल दिया ऑफिशियली कि वॉर खत्म,
कल सपोज करिए और 300 पॉइंट का गैप अप हो गया आज की बड़ी रैली के बाद, क्या हो जाएगा? वहाँ आपके पास कम से कम विजिबिलिटी तो होगी कि हाँ यहाँ से और 800-900 पॉइंट की रैली हो सकती है। सपोज कल उन्होंने कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया तो वो रिस्क हमेशा रहेगा आपके पास। तो इसके लिए मैं स्पेसिफिकली निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन व्यू मेरा इस समय यही रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक हो सकते हैं आप, जैसे आज सुबह हम बात कर रहे थे, चाहे बजाज फाइनेंस हो, L&T हो, इंटरग्लोब हो, ऐसे कई स्टॉक्स हैं, एशियन पेंट्स हो, ऐसे कई स्टॉक्स हैं जहाँ मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी अभी भी रैली शायद बाकी है। तब वीरो के पास चलते हैं और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा करते हैं। वीरो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए अनुज, अभी कुछ स्टॉक्स ऐसे जो कि अपने रोल ओवर पैटर्न्स, रोल ओवर COC, रोल ओवर अगर आप देखें के दौरान पुट राइटर्स के कन्विक्शन के मुताबिक ट्रेड कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला है एवेन्यू सुपरमार्ट, 8% ऊपर है। आज भी रोल ओवर शीट में मैंने जो सुबह सुबह जो टिप्पणी की थी कि सबसे बेहतरीन रोल ओवर्स कमांडिंग पोजीशन में स्टॉक आया था अनुज। लगभग आप समझिएगा कि 93% रोल ओवर थी। मोस्ट ऑफ द शॉर्ट्स कवर हुई थी। डे हाई पे ट्रेड करता हुआ अभी भी, प्लीज़ जरा OI रखिएगा स्क्रीन के नीचे, एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप एवेन्यू सुपरमार्ट में। और एक और चीज़, अबाव ऑल मूविंग एवरेजेस, और एक सप्लाई जोन था इसका करीब 4200 से 4250 के बीच में, उसको ये पूरा का पूरा अगर आप देखें तो बाइसेक्ट कर चुका है। पहला ये, उसके बाद लेके आता हूँ प्रीमियर एनर्जीज, आपकी स्क्रीन पे आएगा 7.5% ऊपर। हालांकि अब सारे स्टॉक्स ऊपर हैं, लेकिन इसका भी उल्लेख आज सुबह सुबह मैंने अपनी उस शीट में किया था जिसमें रोल ओवर्स बेहतरीन थे। प्रीमियर में टॉप स्टॉक था ये, 95% रोल ओवर विद स्ट्रॉन्ग पुट राइटर कन्विक्शन। 934 पे आज इसने अपनी स्कैंडल के साथ 2 डेमा की ट्रैजेक्टरी को क्रॉस कर दिया। फुली लोडेड विद लॉन्ग्स ऑन द वेरी फर्स्ट ऑफ द सीरीज, करीब 8% OI बिल्डअप, 7% का अगर आप देखें तो यहाँ पे मूव है, 7 लाख शेयर जुड़े हैं यहाँ पे। उसके बाद लेके आता हूँ आपके स्क्रीन पे एक बार BSC करीब 7.25% ऊपर, शानदार मूव यहाँ पर भी है। और इनफैक्ट यहाँ पे हालांकि कैपिटल मार्केट थीम पूरी बहुत स्ट्रांग है, बट यहाँ पे बिल्डअप काफ़ी स्ट्रांग है। और एक और चीज़, एक क्लियर चार्ट बेटर विजन दे रहा है BSC में। और एक मैं स्टॉक और रखूँगा जो कि थोड़ा सा मतलब लोअर ट्रेजेक्ट्रीज में एक पुश जनरेट कर रहा है, वह है SRF। हल्की सी शॉर्ट कवरिंग विजिबल है, हालांकि इसका कंपैरिजन कोई वैसा कंपैरिजन मतलब नहीं है जो कि बाकी 3 काउंटर्स में रखे, बट ये आज 20 डेमा की ट्रेजेक्ट्री को क्रॉस करता हुआ 2.5% OI बिल्डअप, यानी अगर आप रिवर्सल खेलने की कोशिश में हैं तो एक बार SRF को ज़रूर रीड कीजिएगा। पर अनुज, ट्रंप के इस इवेंट को देखें क्या, उनके पास विकल्प क्या है ना? देखिए, वीक स्टॉक भी और मजबूत स्टॉक दोनों चलेंगे अगर ये वॉर खत्म हो गई, अगर उनके फाइनल वर्ड्स ये रहे कि वी आर कमिंग आउट ऑफ दिस वॉर। क्या प्रीएम्प्ट करना चाहिए इस इवेंट को? क्या प्रीएम्प्ट करना समझदारी होगी? उनका किरदार जिस प्रकार का रहा है अब तक पिछले 20 दिन में, उनकी टिप्पणियाँ, अपनी टिप्पणियों से पीछे हट जाना या फिर हर तरीके की टिप्पणी करना, कि क्या प्रीएम्प्ट करना चाहिए इस इवेंट को? पता है वीरू, राकेश झुंझुनवाला जी एक बात बोलते थे कि मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ वो मैं अपनी बीवी को भी नहीं बताता, तो तुम्हें क्यों बता दूँ? कई बार उनसे अगर आप पूछ लेते थे ना कि आपने ये लिया क्या, तो वो एक टीवी पे जवाब दे देते थे, है ना, कि मैं अपनी बीवी को नहीं बताता, तुम्हें क्यों बताऊँ। तो अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी अब आई डोंट थिंक कि उनके जो सबसे क्लोज लोग हैं उन्हें तक पता है कि वो क्या करने वाले हैं। यही बात मैं आपको कह रहा हूँ कि हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं और उनके हाव भाव से, देखिए उनके जो ट्रूथ सोशल पर जो वो लिख रहे हैं, उनके जो एडवाइजर्स बयान दे रहे हैं, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में रिपोर्ट छपी है, उन सबको देख के एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और ये एट द एंड ऑफ द डे ऐसा इसलिए नहीं है कि उन्हें लग रहा है कि ईरान वाकई में अब बिल्कुल दबा हो चुका है, या फिर वो उन्हें लग रहा है कि वो अब ये लड़ाई जीत चुके हैं। अपने मन में वो लड़ाई जीत चुके हैं, पहली बात तो ये। और एक थोड़ी सी ना ये जो दुनिया में जो मैग्लोमैनियक लोग होते हैं ना, जो उनके अंदर एक ये होता भी है, उन्हें लगता है कि वो सारी लड़ाइयाँ जीते हैं, सब चीज़ों में वो नंबर 1 है। ये एक होता है ना, एक मतलब एक इंसान की प्रवृत्ति होती है, ऐसे कई इंसान होते हैं, आपको पता है। तो डोनाल्ड ट्रंप भी उनमें से एक हैं। तो उन्हें लगता है कि भाई, है ना, आपने भी देखे होंगे ऐसे कई लोग, लगता है उन्हें कि ठीक है हम हैं, मतलब हर चीज़ में आगे, तो वो उनके मन में है कि हम जीत गए तो ठीक है। और ये चीज़ें ऐसी ख़त्म होती हैं जब क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये तो फैक्ट है कि वो दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी है, और ये मतलब उनका जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक वॉर ख़त्म नहीं होगी। तो कैसे हो सकता है वो उनके मन में ये आए, उनको ये लगे, उनके आसपास के लोग बोलें कि हाँ आप जीत गए, ठीक है। दिक्कत क्या है कि सामने इस बार उनको एक ऐसी पार्टी मिल गई है जो उनके जैसी है,
और ईरान भी यही बात सामने से कह रहा है, ईरान भी सामने अड़ गया इस चीज़ को लेकर कि नहीं हम देख लेंगे आपको, आइए बोल रहे हैं कि कोई बातचीत नहीं है, ये सब नहीं है, वो सब नहीं है। तो ये मामला सारा का सारा यहाँ पर है कि इवेंचुअली जीता कौन है ना। कई बार क्या होता है कि आप दोनों अगर एक एक कदम पीछे हट जाएं तो उसमें बेटर होता है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप के पीछे हटने का कारण क्या है? डोनाल्ड ट्रंप के पीछे हटने का सिंपल कारण है, ये जो वॉर है ये अमेरिका के अगेंस्ट जा रही है। पहली बात तो परसेप्शन उनके अगेंस्ट बन रहा है। दूसरी बात उनकी बॉन्ड यील्ड्स, जो डी डॉलराइजेशन ट्रेड वो चाहते थे वो पूरी की पूरी उल्टी बढ़ रही थी। वो चाहते थे कि फेड रेट कट करे, वहाँ पर जो मार्केट्स हैं वो प्राइसिंग करने लग गई कि रेट हाइक हो जाएगा। वहाँ पर एनर्जी प्राइसेस कम होने के बजाय एनर्जी प्राइसेस बढ़ रही हैं। वहाँ पे इन्फ्लेशन कम होने के बजाय इन्फ्लेशन बढ़ने का रिस्क है। इकॉनमी बूम करने के बजाय रिसेशन में जाने का रिस्क है वहाँ पर। तो ये कारण है कि वो उन्होंने किया। वो कोई उनको कोई एकदम से ऐसा थोड़ा ना कि कोई उनके अंदर कोई भली आत्मा आ गई, उन्होंने कहा कि अब चलो ठीक है इस वॉर को ख़त्म कर दो, बहुत लड़ाई हो गई, ऐसा थोड़ा ना हुआ है। दो चीज़ें हैं, या तो वो एक इंसान के मन में आया था मैं बस मैं ये वो वाले इंसान है ना, तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई ठीक है चलो अब हो गया, और बाकी खुद थोड़ा सा अपनी इकोनॉमी देखकर लगा हुआ कि चलिए अब वॉर ख़त्म कर देते हैं और इसी में सबकी भलाई है। चलिए श्रेया बताइए, कुछ और पूछना चाह रही थी आप? जी, सवाल तो काफ़ी ज़्यादा जहन में होंगे सभी के, मेरे भी हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे सर ये कि हमने मार्च का महीना देखा काफ़ी ख़राब था, अब अप्रैल की शुरुआत ठीक ठाक हुई है। आज बस फार्मा हेल्थ के स्पेस थोड़ा बैकवर्ड पर, बाकी सभी स्पेसेस में अच्छी खासी रैली। तो सेक्टोरल अप्रोच क्या हो अब मार्केट में, जिस तरीके से समीकरण बन रहे हैं? देखिए पहली बात तो ये कि दो तीन चीज़ें हैं। फार्मा में अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है क्योंकि फार्मा ने इस पूरे दौरान आपको बचा के रखा था। ये फैक्ट है। इस पूरे मार्केट में फार्मा का एक महीने का चार्ट देख लीजिए आप। एक महीने में अगर एक फार्मा ये जो कम गिरा था, बाकी सारे 10-15, बैंक निफ्टी 17% नीचे था, है ना, बाकी सारे इतना गिरे थे, फार्मा एक कम गिरा था, तो इसके लिए फार्मा थोड़ा सा आज वहाँ पे एक मूव आ रहा है। मेरे ख्याल से इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी कच्चा तेल देखना, वो कहाँ तक जा रहा है। ब्रेंट क्रूड, ब्रेंट क्रूड के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर ब्रेंट क्रूड का ये जो मूव है ये 99 के नीचे और आया, अब देखिए वापस 102 पर आ गया है ना, तो मेरा मानना ये है कि इन दैट केस थोड़ी सी रिकवरी आपके लिए बेटर रहेगी बैंक निफ्टी में, फिनेंशियल्स में, थोड़ी बहुत ऑटोज़ में, जो बेसिकली बीटन डाउन सेक्टर्स थे। थोड़ा अभी भी आप दूर रहें आईटी से। आईटी में मुझे लग रहा है आज भी अगर आप आईटी का चार्ट देखेंगे तो हायर लेवल से आईटी थोड़ा सा हल्का ही हुआ है। हाँ। तो थोड़ा सा मतलब इनफैक्ट आई थिंक आईटी में हम भले ही अभी भी 2.5% ऊपर होंगे, लेकिन शायद डे लो के करीब होंगे। हाँ देखिए कहाँ हम 30,257 का हाई था, उसके मुकाबले हम 29,684 तक तो आ चुके हैं। मतलब डे हाई से 400-500 पॉइंट से ज़्यादा तो गिर चुके हैं, ज़्यादा ही गिर चुके हैं एक्चुअली। तो इससे थोड़ा सा दूर रहें मेरे ख्याल से। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक रहें। आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक, हाँ थोड़ा ये है कि स्टॉक स्पेसिफिक अब आपको थोड़ा सा कैरी करना होगा अगले 3-4 दिन के लिए। अगर आपका व्यू ये है कि ये लड़ाई वाकई में अब खत्म हो रही है और यहाँ से जुड़े हुए स्टॉक्स जो हमने बास्केट की बात की थी, जो हमने आज सुबह भी डिस्कस किए थे, एल&टी हो गया, श्रीराम फाइनेंस हो गया, चोलामंडलम हो गया, मुथूट हो गया, अदानी पोर्ट्स हो गया, ये 5-6 स्टॉक्स की बास्केट। लेकिन इसको आपको 3-4 दिन देने पड़ेंगे क्योंकि इसमें क्या है ना कि उसी दिन अगर आप चाहें कि आपका पैसा बन जाए तो वो शायद ना हो। ये थोड़ा सा एक यहाँ पर फैक्टर रहेगा। चलिए अब कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं हम। रफ्तार के घोड़े स्टॉक और फिर सड्डी स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले कोचिन शिप और मजगांव डॉक शिपिंग, जो कि डिफेंस वाले शिपिंग स्टॉक्स हैं, उनमें ज़बरदस्त रैली है। आज सुबह जो गार्डन रीच ने अनाउंसमेंट किया था उसके बाद से इस पूरे सेक्टर में तेज़ी है और कोचिन तो आज एफ में भी एंट्री हुई है उसकी। तो दोनों के दोनों स्टॉक्स जो हैं ज़बरदस्त, कोचिन 12-13%, मजगांव डॉक ये भी करीब 12% के करीब ऊपर है। इंटरग्लोब एविएशन, आज सुबह हम डिस्कस कर रहे थे कि जो ETF प्राइसेस बढ़ी हैं वो बैकवर्ड लुकिंग है, थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग जाएं आप तो शायद पॉजिटिव माना जाएगा। 7% के करीब स्टॉक ऊपर है। नए CEO का ऐलान, ये भी यहाँ पर पॉजिटिव माना जाएगा। BSE, RBI ने जो फैसला लिया वो मार्जिन फंडिंग के नियमों को लेकर, उसकी वजह से पूरे के पूरे कैपिटल मार्केट शेयरों में आज आपको अच्छी बाहर देखने को मिली, तो उसकी वजह से वहाँ पर आपको थोड़ी सी आज तेज़ी देखने को मिल रही है। और डिक्सन टेक थोड़ा सा EMS शेयरों में एक रैली लौटी है, तो इस वजह से डिक्सन टेक एक और स्टॉक हो गया जो आज रडार में रहेगा। फिसड्डी स्टॉक्स में मैंने 2 स्टॉक लिए हैं श्रा। पहला है डॉक्टर रेड्डीज़, क्योंकि फार्मा शेयरों में देखें तो अगर आप क्लियर कट एक मुनाफा वसूली है और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है डॉक्टर रेड्डीज़। जहां खुला वहां से लगातार वन वे इसमें सिर्फ डिक्लाइन आई है। और दूसरा है सम्मान कैपिटल।
हालांकि इसको मैं फिसड्डी क्यों कह रहा हूँ जबकि ये ½ % ही नीचे है, क्योंकि इसने आज फिर लोगों को फंसाया है या फंसवाया गया है, जो मर्जी कह लें आप। खुलते ही आज फिर जो लेने वाले हैं वो फंसे। आई थिंक ये इम्पॉर्टेंट है। वो बार बार वही कहानी हो रही है। अगर आपने खुलते ही लिया है तो वहाँ पर आप फंसे हैं, और खुला ही हम सीधा 157 पर है ना, 156 157 पे खुले, और वहाँ से सीधा अगर आप देखें सिर्फ वन वे डिक्लाइन है। और मैं एक चीज़ अपने व्यूज़ को साफ कहूँगा कि यही कारण है कि हम इवन मतलब वो बात भी कमी करते हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म थोड़ा ना देना ज़बरदस्ती के लिए कि अपनी बात आके बस बोल के आप चले जाओ, जो कई जगह पे हो जाता है, तो वो नहीं करना है हमको। तो ये एक और स्टॉक है जो आज मेरे फोकस में था। चलिए अब श्रेया आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम क्रम समझ लेते हैं। जी आगे बढ़ते हैं और कमाई का अड्डा में क्या क्या कुछ होगा वो समझ लेते हैं। तो शो फ्लो आपके सामने रखती हूँ। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ हैं जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के गौरांग शाह जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, रचना वैद्य, चंदन तापड़िया, अरुण कुमार मंत्री, पंकज रांधड़ और आशीष कयाल जी से। 2:15 पर आशीष चतुर्वेदी बताएंगे कि आज डिफेंस शोरूम में विस्फोटक तेजी क्यों है। 2:20 पर बताऊंगी मैं आपको कि कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयर आज क्यों भाग रहे हैं। 2:30 बजे ETF कीमतों पर पूरी डिटेल लेकर आएंगे असीम मनचंदा। 2:40 पर डीमार्ट पर बुल और बेयर लेकर आएंगे आशीष और नुपुर। 2:50 पर हॉर्माज फताके आपको बताएंगे कि IPO में रिटेलर्स की दिलचस्पी कम क्यों हो रही है। 2:55 पे बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे आनंद राठी, वेल्थ के ज्वाइंट CEO फिरोज अजीज। 3:10 पे स्ट्रैटेजी समझेंगे कल के लिए। 3:15 पे डीलिंग रूम चेक और 3:20 पे होगा BTST STBT कॉल्स। चलिए हमारा पैनल तैयार है, ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। गुड आफ्टरनून आप सभी को। रचना जी चलिए आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए इस समय की ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून। और इस वक्त की मेरी ट्रेड जो है वो KEI में रहेगी ऑन द शॉर्ट साइड, एंड यहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट टूटने जा रहा है। और निफ्टी में वगैरह में भी सुबह जैसे बात हो रही थी अपनी कोई होल्ड नहीं कर रहे लेवल्स, तो हम यहाँ पे 4050 के करीब है फ्यूचर्स पे। हम इसको शॉर्ट करेंगे जैसे ही 4045 टूटेगा। वी आर जस्ट 5 रुपीज अवे। अगर 4045 टूटता है तो वील गो शॉर्ट विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 4080 एंड डाउन साइड पे हमारा टारगेट होगा 3960। ओके, यहाँ पे आपका ट्रेड रहा KEI इंडस्ट्रीज सेल। प्रकाश सर गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून टू यू। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आज सुबह का मैंने एक ट्रेड थे उसको मैं रिविजिट करूं। HDFC बैंक मैं थोड़ा ज्यादा ही रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन वहां हुआ नहीं था, साइन ऑफ वीकनेस। और अगर किसी के पास है, अब ट्रेड कर रहा है 748 727 जो परसों का लो है, अगर वो टूट जाता है ना फिर और गिरावट आ सकती है करीब 650 तक। बहुत मैंने आज निबल तो किया है, लेकिन वो उस पर ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है शॉर्ट, वो रहेगा सिप्ला में वीकनेस है। ट्रेड करा है 1196 पर, स्टॉप लगाएंगे करीब 1205 पर। पॉसिबल है कि अराउंड 1170 जोन्स स्लाइड होने की संभावना है। सिप्ला शॉर्ट करने की राय गाबा की तरफ से। पूरा फार्मा स्पेस अगर आप देखें तो मुनाफा वसूली का शिकार हो रहा है। आशीष कयाल जी गुड आफ्टरनून, आप बताएं आपने कौन सा स्टॉक चुना है? आफ्टरनून श्रेया। देखिए जो स्टॉक है रडार पर वो है डिलीवरी। यहाँ पर एक काफी अच्छा बॉटमिंग पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है और स्टॉक ने अवर्ली टाइम फ्रेम पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। 20 DMA के ऊपर भी क्रॉस कर चुका है आज के दिन, सस्टेन कर पा रहा है ऐसे बाजार में। तो ओवरऑल रुझान जो है डिलीवरी का पॉजिटिव लग रहा है। ऊपर में जो टारगेट है यहाँ पर आते हैं 458 के और स्टॉप लॉस लगाना होगा 420 का। ओके, अरुण जी के पास चला जाए। अरुण जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपके पिक। जी गुड आफ्टरनून अनिल सर। आज एक नॉन एफेंडो पिक रहेगी। चेन्नई पेट्रो में खरीदने की सलाह रहेगी। अराउंड 1018 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक यहाँ से आराम से आपको 1082 तक के टारगेट्स दिखा सकता है। तो चेन्नई पेट्रो को खरीदें। 999 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1082 के टारगेट्स। ओके, चेन्नई पेट्रो 1018 पे आपका बाय कॉल है। पंकज जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून अनुज सर, श्रेया जैन, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वीरेंद्र जी, एक्सिस बैंक के फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर 200 डेमा के ऊपर ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 1205 की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है इसको 1195 का मेंटेन करके चले। ऊपरी लेवल पर 1225 रुपए तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं।
ओके, एक्सिस बैंक पंकज जी की पसंद हो गई, यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से आती हुई। चलिए, टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, अब फटाफट से एक रिकैप देख लेते हैं ताकि आप स्टॉप लॉस और टारगेट देख पाएं। KEI इंडस्ट्रीज रचना जी चुना, अब बिकवाली की राय उनकी तरफ से, नीचे के टारगेट 3660 के देख रहे हैं वो, 4080 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। गावा सर कह रहे हैं कि सिप्ला में कमजोरी है तो बिकवाली कीजिए, यहाँ पर बिकवाली करके पैसे बन सकते हैं। 1170 के नीचे के टारगेट हैं, 1205 का स्टॉप लॉस लगाना है। आशीष कयाल जी कह रहे हैं कि डिलीवरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आज के सत्र में इस पर्टिकुलर काउंटर से अभी भी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। 458 के टारगेट के लिए चेज कीजिए, 420 का लगाना है स्टॉप लॉस। अरुण जी भी बाई साइड ही हैं, चेन्नई पेट्रो में खरीदारी की राय उनकी तरफ से, 1042 और 990 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। और पंकज जी भी एक्सिस बैंक के साथ जाना चाह रहे हैं आज के सेशन में। बैंक्स में भी अच्छी खासी बाइंग, 1225 का टारगेट है, 1195 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। लेकिन ऐसे मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो वो समझ लेते हैं गौरांग जी से। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए सर आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया। बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया जी, आपका मंच पर आमंत्रित करने के लिए। CNBC आवाज के दर्शकों को और आप सभी को सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। विकल्प और विचारधारा इस प्रकार की परिस्थिति में असमंजस हो जाती है कभी कभी, लेकिन आखिरकार इतिहास को भी नहीं भूलना चाहिए। और जब कभी भी इस प्रकार के आक्रामक परिस्थिति में निवारण आता है और वार्तालाप का प्रयोग होता है और बुद्धिमत्ता का प्रयोग होता है, तो बाजार ने हमेशा विपरीत चाल बताई है। ये जो करेक्शन आया है बुनियादी तर्क के आधार पर, पहले तो एक डिस्क्लोजर दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष इस दोपहर रखेंगे, ये बुनियादी तर्क के आधार पर है, लंबी अवधि के लिए। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो लंबी अवधि की विचारधारा, इस प्रकार का करेक्शन और जिस तरीके से महीने दर महीने ऑटो बिक्री के आंकड़े आए हैं, एक कंपनी जो कि काफी सक्षम और मजबूत हमें लग रही है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। करीबन 3100 के आसपास, 3050 के आसपास मौजूदा कामकाज कर रहा है। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है श्रेया जी, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का हो। इस तरह से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। एक्सपोर्ट मार्केट आने वाले भविष्य में और बेहतरीन तरीके से बढ़ने की संभावना है, सिर्फ M&M के लिए ही नहीं, बाकी सभी ऑटो वाहन उत्पादन कंपनियों के लिए भी। तो M&M में निवेश की राय, एक साधारण सा लक्ष्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यहाँ से करीबन 3900 के आसपास का लक्ष्यांक है। अगर नतीजे बेहतर आए आने वाले भविष्य में तो परिवर्तन भी होगा। ओके, अच्छा गौरांग जी, गुड आफ्टरनून। अच्छा, एक चीज़ पूछूंगा आपसे, ये सम्मान में हर बार यही होता है पैटर्न, फिर भी हर बार लोग क्यों फंसते हैं? और अब आपका क्या भी होगा इस स्टॉक पर? देखिए, शुरुआत हमने कई बार चर्चा की है अनुज भाई इस कंपनी के ऊपर, और मैंने एक समय पर जब आपने प्रश्न पूछा था तो मैंने कहा था कि नाम में सम्मान होने से और अपने कर्मों में बहुत अंतर है। आज भी अगर आप देखें तो जिस प्रकार से खबरें आई और जिस प्रकार से ऊपरी स्तर पर शुरुआत हुई, और हर बार यही होता है अनुज भाई, मैं यही कहना चाहूंगा, लोगों को अनुभव अगर है आपको, अगर आपको एक बार फंसे, दो बार फंसे तो आपको, और हमने कई बार चर्चा की है, बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि इतिहास भूलना नहीं चाहिए। नाम बदलने से या हाथ बदलने से आपके लकीर या तकदीर नहीं बदल जाती। ये तो आने वाला भविष्य बताएगा कि क्या दिखाता है आपका आंकड़े और नतीजे। इसको छोड़ करके कवरेज दी, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। सावधानी रखने की मैं बिल्कुल दर्शकों को और निवेशकों को राय दे सकता हूं। और इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां हैं अनुज भाई NBFC कैटेगरी में जो इसी दाम के आसपास सक्षम और मजबूत। उदाहरण तौर पर आप देख लीजिए, L&T फाइनेंस एक उदाहरण है। आप चाहे तो बजाज फाइनेंस है, श्रीराम फाइनेंस जिसने एक इतिहास रचा है पिछले 6-8 महीनों में, जिस प्रकार से ऊपर की तरफ के दायरे रहे हैं। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स है, सुंदरम फाइनेंस है, बहुत सारे विकल्प, AU स्मॉल फाइनेंस, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। तो अगर आपको आपका अनुभव अच्छा नहीं रहा है तो बार बार फंसते क्यों हैं आप? बिल्कुल, बात अच्छी कही वैसे गौरांग जी ने, एक कि नाम सम्मान होने से कुछ नहीं होता, काम ऐसा करो कि आपका सम्मान हो, है ना? राइट। तो ये बात हो कि सम्मान कैपिटल की डेज लो पे कर रहा है कारोबार, जब पूरी बढ़त गवाई इसने आज के सेशन में। देखिए कहाँ शुरुआत हुई थी और कहाँ अभी फिलहाल कर रहा है ट्रेड। लेकिन
इस स्टॉक में तो गिरावट है ही, लेकिन कुछ और काउंटर्स की बात करते हैं जहां पर ज़्यादा प्रेशर आज के सेशन में देखने को मिल रहा है, जबकि मार्केट आपको अप नजर आएगा। एक बार ब्लू स्टार रखिएगा स्क्रीन पर। ब्लू स्टार 5.5% से ज़्यादा गिरकर आज वायदा का टॉप लूजर बना हुआ है। एक बार वोल्टास पे रखिए स्क्रीन पर। वोल्टास में भी अगर आप देखें तो कमज़ोरी देखने को मिल रही है आज के सेशन में। ये भी करीब करीब 4% लुढ़क गया आज के सेशन में। दरअसल खबर यहाँ पर ये आई कि वेदर डिपार्टमेंट से रिपोर्ट आई और इस बार जो समर्स हैं वो या तो नॉर्मल होंगी या तो नॉर्मल से थोड़ी कम ही होगी। तो ये रिपोर्ट के बाद यहाँ पर थोड़ी कमजोरी देखने को मिल रही है। गौरांग जी, फिर से आपके पास ही आना चाहूंगी। ब्लू स्टार, वोल्टास, जो रिपोर्ट आई वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से, उसका असर इन काउंटर्स पे देखने को मिल रहा है। क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? क्या समर्स नॉर्मल और नॉर्मल के नीचे ही रहेंगे, उसका एक असर? तो और लाइटर नोट, ना तो मौसम पे विश्वास करना चाहिए ना ट्रम्प की टिप्पणी पर, श्रेया जी। ये ऐसी परिस्थिति है जो कभी भी वक्त बदल सकती है, लेकिन हम इन सब कंपनियों पर सकारात्मक नजरिया लेकर के चल रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि फिलहाल कुछ दिनों से जिस प्रकार से अनुमान था गर्मी के प्रकोप का, उस तरीके से नहीं हुई। लेकिन मैं एक रिपोर्ट आज सुबह पढ़ रहा था कि शायद दूसरे तीसरे हफ्ते में, अप्रैल में और फिर मई में, और जहां तक बारिश नहीं आती है तब तक, मेघराज का जब तक आशीर्वाद नहीं बरसता हमारे देश के ऊपर, तब तक वो जो पारा है वो काफी ऊपर चढ़ सकता है। तो जो अभी नहीं हुआ है वो शायद आने वाले 1.5-2.5 महीने में हो जाए, ऐसे हम मान के चलते हैं। ब्लू स्टार, वोल्टास, हैवेल्स इंडिया और सिम्फनी, इन सभी पर हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। एक दिक्कत दूसरी ये भी है कि कुछ रॉ मटेरियल इनपुट को लेकर के छोटी मध्यम अवधि में शायद कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। गौरांग जी, ईश्वर की कृपा से अब तक तो पारा कंट्रोल्ड है। दिल्ली एनसीआर में तो कम से कम आज सुबह भी, कल भी, परसों भी गजब ठंड थी, ठंडा माहौल था, और अभी तक एसी का बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ी है ना, साफ भी नहीं कराया, यकीन मानिए, अभी तक सर्विस भी नहीं कराई है। नहीं, मैं समझ सकता हूँ वीरेंद्र भाई, आप जहाँ से हो वहां पर गर्मी कुछ अलग ही रूप दिखाती है। मैं तो ये कह रही थी वीरेंद्र जी कि बिहार में कल ओले पड़ रहे थे, इतनी बारिश हुई है। माता जी से बात कर रही थी मैं कल, तो गजब है। नहीं वाकई, और अभी लास्ट टाइम भी 10-15 दिन पहले भी आप देखो उत्तराखंड में अलग अलग जगह पे खूब बर्फबारी हुई थी, चक्राता में, केदारनाथ में, बद्रीनाथ में। तो ठंडा है मौसम अभी। चलिए अभी काम करते हैं, ठंडे से थोड़ा सा अगर आप देखें तो गर्मी की तरफ चलते हैं। बात करते हैं डिफेंस स्पेस की, और GRSC आज इसने जनाब झंडे गाड़ रखे हैं। क्या गजब का मूव है यहाँ पर, और आशीष से बात करते हैं इस तेजी के पीछे कारण क्या है। हालांकि याद रखिएगा आज पूरा का पूरा डिफेंस स्पेस बहुत स्ट्रांग है, ऑलमोस्ट 20% अप। आशीष, क्या है खबर और क्या है समीकरण? बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि पूरा डिफेंस पैक ऐसा है जहां पर आज आपको दम नजर आएगा, लेकिन इस पूरे डिफेंस के तपमे से अगर आप देखें तो जो शिप बिल्डिंग है, यहाँ पर ज़बरदस्त एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। और दरअसल आप जो तीनों स्टॉक्स हैं, चाहे गार्डन रीच है, कोचिन शिपयार्ड है और मसगांव डॉक है, सब में देखें तो तकरीबन 12 से 20% की तेज़ी फिलहाल देखने को मिल रही है। क्या कारण है गार्डन रीच के आउट परफॉर्मेंस का, ऐसे समझेंगे। लेकिन पहले आप ये समझिए कि कैसे स्ट्रेटेजिकली ये सेक्टर अपने आप को इवॉल्व करता जा रहा है। पिछले 4 साल में अगर आप देखें तो जो भारतीय नौसेना का बजट है, इसमें आपको तकरीबन 4 साल में डबल एलोकेशन यहाँ पर देखने को मिला है। अभी एलोकेशन सिर्फ शिप बिल्डिंग का देखें तो 1 लाख करोड़ के पार जाता हुआ नजर आया। और जो सरकार का जो विजन है अमृतकाल का 2047 तक का, मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047, इसमें आप देखें तो जो क्षमता है इसे बढ़ाकर 40 लाख GRT करने का लक्ष्य यहाँ पर सरकार की तरफ से देखने को मिल रहा है। और अभी फिलहाल इंडस्ट्री की रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं तकरीबन 60 बड़े वेसल्स, और जिनकी टोटल ऑर्डर साइज और बुक आप देखें तो 90,000 करोड़ के पार जा रही है। तो इंडस्ट्री में रेवेन्यू ग्रोथ को, नए ऑर्डर विन को लेकर कहीं पर भी कोई भी चिंता नहीं है। इनफैक्ट बड़े अवसर यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। अब एक और बात आपको समझनी पड़ेगी कि भारत के जो अड़ोस पड़ोस हैं वो ऐसे हैं कि आपको डिफेंस में निवेश करना ही पड़ेगा। ये नॉन नेगोशिएबल सेक्टर है। अगर आप अपने नज़दीकी नेबर के साथ तुलना करके देखें तो ये जो पैक ऐसा है, यहाँ पर आपको अगर आप देखें तो डिफेंस में एलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा। स्क्रीन पर आएगा डेटा। अब आप भारत और चाइना की तुलना करके देखें तो जो नौसेना के असेट्स हैं
ये भारत के पास 100 है, वहीं चाइना पे देखें तो 405 है। वहीं आप सबमरीन की बात करें तो भारत के पास सिर्फ 19 और चाइना के पास 73, यानी साइज और स्केल के लिहाज से बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमें यहाँ से दिखानी है। अब वैल्यूएशन की बात करें तो ऐसा नहीं कि स्टॉक बहुत ज़्यादा महंगे है वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से। ज़्यादातर स्टॉक इनफैक्ट आज का जो टॉप गेनर है गार्डन रीच शिप बिल्डर, ये भी अपने हाई से ऑलमोस्ट 30 से 35% तक करेक्टेड है। लेकिन इसके बाद आप देखें तो मजगांव डॉक FY27 फॉरवर्ड EPS के हिसाब से 37 टाइम्स पर मिल रहा है आपको। गार्डन रीच जिसमें आज सबसे ज़्यादा तेज़ी है और सरप्राइजिंगली सबसे सस्ता स्टॉक भी सिर्फ 26 टाइम्स पर है। और कोचिन शिपयार्ड इसकी जो वैल्यूएशन है ये ऑलमोस्ट 40 टाइम्स पर निकल कर आती है। अब गार्डन रीच की बात करें तो FY26 में इनकी जो टॉप लाइन है अपडेट देकर बताया कि 26% का बड़ा उछाल यहाँ पर देखने को मिला है। जो 5076 करोड़ की रेवेन्यू थी अब वो बढ़कर 6400 करोड़ देखने को मिली है। 50,000 करोड़ के आसपास की इनकी ऑर्डर बुक निकल कर आती है और ऑलमोस्ट 8 वेसल्स इन्होंने FY26 में, जिसमें 3 वॉरशिप्स हैं, इसको डिलीवर भी किया है। लेकिन बाजार को ये पसंद आ रहा है कि गार्डन रीच शिप बिल्डर अपनी जो नॉन डिफेंस की बुक है ऑर्डर बुक, इसे लगातार ग्रो करता जा रहा है। अब यहाँ पे जो नए प्रोडक्ट लॉन्च ये करते जा रहे हैं इसका एक बड़ा बेनिफिट है। साथ में यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी इस कंपनी की काफ़ी तारीफ की गई थी, किस प्रकार से इन्होंने एग्जीक्यूशन दिखाया है, ऑर्डर बुक में ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन इनके देखने को मिले थे भारतीय शिपयार्ड के साथ और भारत फोर्ज की सब्सिडरी है, साथ में एक और जर्मन कंपनी है जिनके साथ इनका कोलैबोरेशन हुआ था। लेकिन खास बात यह है कि जिस प्रकार से आप देखें तो ये फेरीज बना रहे हैं, रिसर्च के वेसल्स बना रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा अवसर क्रिएट करते हैं। तो इसी के चलते आप देखें तो आज ये पूरा पैक शिप बिल्डिंग का बड़ी तेजी दिखा रहा है। ओके, शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। पूरे पैक में अच्छी खासी तेजी है और स्पेशली जो 2 काउंटर्स की बात की, गार्डन शिप बिल्डर और कोचिन शिपयार्ड, यहाँ पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन इसमें और ऐड करना चाहूँगी मैं BEL, जिसने पिछले साल 43% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। और इसका जो डेटा आया था आज फाइनेंशियल ईयर 26 में, इसका जो कुल टर्नओवर है वो 16.5% बढ़ा है साल दर साल। और इनकी जो एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक है वो 34.6 करोड़ डॉलर की हो गई है। और 1 अप्रैल तक कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो 74,000 करोड़ है। तो इस तरीके से BEL को ऑर्डर मिले हैं आज काउंटर डेज हाई पर 4.5% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। लेकिन सवाल आशीष कयाल जी, क्या BEL को चेज करना चाहिए? जैसे पिछले साल रिटर्न मिले हैं 12 महीने में, वैसे और आगे उम्मीद करें? क्या स्ट्रैटेजी? देखिए ओवरऑल जो रुझान है श्रेया, यहाँ पर BEL ने जो हाई बनाया था करीबन 469 से, वहां से चलकर 400 तक आ चुका है। यहाँ पर आज के दिन में थोड़ा सा पॉसिबिलिटी रिवर्सल का दिख रहा था, लेकिन 430 से वापस से रिजेक्शन है। तो राय यही होगी थोड़ा सा संभल कर काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो हम सेल ऑफ देख रहे हैं मार्केट में वो सिस्टमेटिक सेल ऑफ है, वो इंडिविजुअल स्टॉक ड्रिवन सेल ऑफ नहीं है। क्योंकि ओवरऑल अगर ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग आ रही है तो यहाँ पर इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी सेलिंग देखी जा रही है। तो ओवरऑल शॉर्ट टर्म पे BEL का जो सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहा है वो 410 का है, जो कि आज के गैप एरिया से थोड़ा नीचे, और ऊपर में 430 का आंकड़ा पार करना इंपॉर्टेंट होगा ये स्टॉक को कोई भी पॉजिटिव रुझान के लिए। फिलहाल थोड़ा सा वेट एंड वॉच है। ओके, BEL आज पूरा डिफेंस स्पेस याद रखिएगा। कल इनफैक्ट जब हम बात कर रहे होंगे सुबह सुबह, मेरे ख्याल से इस मंच पे हम डिफेंस की बात ज़रूर कर रहे होंगे। और किसी भी सेक्टर का पहले दिन का मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसे एक स्टॉक है प्रीमियर एनर्जीज है, आप लेके आइए। सुबह अपनी रोल ओवर रिपोर्ट में मैंने इसका जिक्र किया था। चंदन थापड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन, मैं आपके स्टॉक पे आऊँगा, लेकिन उससे पहले प्रीमियर, मतलब मैं अब बहुत कह सकता हूँ आराम से, मतलब 28 फरवरी को अगर आप देखें अटैक हुआ था, ये वॉर शुरू हुई थी, 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया। बट इस पूरे फेज में एक सिंगल स्टॉक जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग रहा है, आई मीन इसका भाव था, मैं बता रहा हूँ आपको, 25 फरवरी को 672, नाउ इट्स 935। सिंगल हैंडेडली अगर आप देखें तो इस पूरे फेस को अगर आप देखें इसने डोमिनेट किया है। आपका इस स्टॉक पे टेक टू निडेमा के ऊपर विद स्ट्रॉन्ग रोलोवर्स, विद स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स कन्विक्शन, टेक क्या रहेगा? बिल्कुल, नमस्कार वीरू एंड श्रेया। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर रहा है पिछले लगभग 5 वीक में और बाजार को क्लियरली आउट परफॉर्मेंस दिखाई है इसने। एक तरफ इंडेक्स जहाँ पे 5-6 वीक से लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था, इस काउंटर ने लगभग 666 के आसपास के डबल बॉटम बना के हाई टॉप हाई बॉटम का सीक्वेंस बना रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये तेजी दिखाता है, फिर 3 दिन कंसोलिडेट होता है, वापस नया मोमेंटम बन जाता है और ये सीक्वेंस लगातार 5 वीक से चल रहा है। तो यही मानना है कि स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहेगा। जिनके पास भी पोजीशन है वो होल्ड कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ जो हायर सपोर्ट बन रहा है वो लगभग 910 के आसपास बन रहा है और उस 910 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं ऊपर में 980 से 1000 रुपए तक के लिए प्रीमियम एनर्जी का मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए।
ओके, तो बात हो गई चंदन जी प्रीमियम एनर्जी की, लेकिन इसके अलावा कौन सा काउंटर आपको अच्छा लग रहा है आज के सेशन के लिए? आपकी ट्रेड क्या होगी? बिल्कुल देखिए, कहीं न कहीं श्रेया मेटल माइनिंग काउंटर पे वापस एक फ़ोकस है और इस बाज़ार में उन्हीं काउंटर्स पे ध्यान देना चाहिए जो रिकवरी तो दिखा रहे हैं बट साथ में रिलेटिव स्ट्रेंथ है। जब मार्केट गिर रहा था तो वहाँ पे वीकनेस कम थी। तो ऐसे ही काउंटर में यदि हम देखें तो नेशनल एल्यूमीनियम या हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता ये सब आ रहे हैं। तो मैं नाल्को पे खरीदारी की सलाह करूँगा। नेशनल एल्यूमीनियम जहाँ पे पिछले 3-4 दिन से हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। वीकली और डेली चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि 2-3 दिन में चल चुका है बट मेजर ट्रेंड इंटेक्ट है। हल्का सा कोई भी डिप आए तो खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। नया ब्रेकआउट यहाँ पे बनेगा। 390 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह होगी। ऊपर में लगभग 422 तक के लक्ष्य नेशनल एल्यूमिनियम नेल्को में बन सकते हैं। ओके, नाल्को 4% अप आज के सेशन में। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पर अपनानी है। वक्त हो रहा है टॉप कैश कॉल्स का। कैश कॉल्स लेंगे हम गाबर से आशीष कयाल जी से और रचना जी से। गाबर से बताइए, कैश में कौन सा स्टॉक चुनेंगे आप? मेरा ध्यान है बिरला कॉर्पोरेशन इंडस्ट्रिया, ट्रेड कर रहे हैं 906.70 पैसे पे। सेटअप के हिसाब से एक अपमूव मिलना चाहिए। स्टॉप लगाएंगे करीब 893, मतलब 7 और 6, 13 रुपए का स्टॉप है। टारगेट 950 के होने चाहिए। स्पिल ओवर ट्रेड कल तक के लिए हो सकता है बिरला कॉर्प। गुड सेटअप। बिरला कॉर्प। चलिए रचना जी, आपकी ट्रेड कैश मार्केट में कौन सी होगी? जी मेरी ट्रेड कैश मार्केट में नेरोलैक्स में होगी। कंसाई नेरोलैक्स को हम लॉन्ग साइड पे प्ले कर सकते हैं और यहाँ पे हम 175 के करीब करीब बैठे हुए हैं दिस पॉइंट इन टाइम। अगर ये जो पुल बैक रैली है और तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी अगर ये सस्टेन कर जाता है लेवल ऑफ 172 ऑन द डाउन साइड, तो यहाँ पे हम 182 तक की अपसाइड की मूवमेंट एक्सटेंड होते हुए देख सकते हैं विद इन 2 to 3 डेज। ओके, कंसाई नेरोलैक्स का बाय ट्रेड है। आशीष जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी में एक अच्छा खासा रुझान बना है। एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न जैसा फॉर्म हुआ है और एक ब्रेकआउट की कगार पर है। अगर यहाँ ब्रेकआउट आता है ना वीरू, बहुत जबरदस्त ट्रेंड मिल सकता है इस स्टॉक के अंदर। और तो लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस 1290 का है और टारगेट 1400 रुपए का देखा जा सकता है। ओके, चलिए तो ये इस समय आपके लिए कुछ ट्रेड्स। मार्केट में क्या हो रहा है, एक बार जरा निफ्टी लेकर आए हैं 22,670 पर निफ्टी, और मज़ा नहीं आ रहा है ना श्रेया? थोड़ा सा मतलब हायर लेवल से मार्केट टिकता नहीं है और फंसते हैं लोग एक्चुअली। दिक्कत ये है सारी की सारी। बस एक अच्छी बात ये है कि बैंक निफ्टी टिका हुआ है और आईटी में तो बुरा ही सीन है। आईटी मतलब हाई लेवल से आईटी देखिए कितना फिसल गया। इसका ऑफ डेज हाई दिखाएंगे एक बार, कितना फिसला है। एक बार वो प्लेट लेकर आएँ जरा, कितना फिसला है आईटी का। मेरे ख्याल से 1% से ज़्यादा फिसल चुका है अपने डे हाई से, क्योंकि सुबह 3.5% के करीब की रैली थी इसमें और अब करीब 2.25% की ही रैली है। एक बार दिखा दें मुझे तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। हाँ, ये देखिए करीब 2% फिसल चुका है। 650 पॉइंट है ना। तो यहाँ पर तो दिक्कत है ही। यहाँ पर पैसा बेच के ही बन रहा है। हायर लेवल पर अगर आप बेचें तो अभी भी मेरा यही व्यू है कि ज़्यादा फंसे नहीं इसमें हायर लेवल पर, और मौके मिले तो अपनी फंसी हुई पोजीशन से बाहर भी निकले। बिल्कुल आईटी स्पेस से। एक और स्टॉक देखते हैं एक बार जरा रखिएगा आप स्क्रीन पर। रिलायंस में इस समय थोड़ा सा एक अच्छा मूव सुबह से एटलीस्ट था, वो कंटिन्यू कर रहा है। करीब 1.7% ऊपर इस समय रिलायंस ट्रेड कर रहा है। चलिए, लेकिन एक और स्पेस है जहाँ पर तेज़ी है, वो है कैपिटल मार्केट स्पेस। जी हाँ, आज अगर इंडेक्स की बात करें तो डिफेंस के बाद नंबर 2 पर कैपिटल मार्केट ही है। 4.5% से ज़्यादा की तेज़ी इस इंडेक्स में है। क्यों, श्रेया से समझ लेते हैं। श्रेया बताइए। देखिए, पूरा कैपिटल मार्केट स्पेस अच्छा कर रहा है। सभी स्टॉक्स में अगर आप देखिए बीएसई, मोतीलाल ओसवाल, सीडीएसएल, एंजल वन 6 से 7% की तेज़ी दिखा रहे हैं आज के सेशन में। सबसे ज़्यादा तो बीएससी में अच्छी खासी तेज़ी वायदा के टॉप गेनर में शुमार है। और इंडेक्स अगर आप देखें तो 4.5 से 5% अप आज के सेशन में। खबर वही जो हमने सुबह बताई थी आपको, मार्जिन फंडिंग के नियम 3 महीने के लिए टाल दिए गए हैं। आज से वो लागू होना था 1 अप्रैल से, अब वो 1 जुलाई से लागू होगा। जो ये एक छोटा सा
राहत देने वाली बात है, तो उसने कहीं ना कहीं सेंटिमेंट बूस्ट किया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ब्रोकर्स जुलाई तक अब 50% मार्जिन के साथ बैंक गारंटी का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं। इसके अलावा 100% कैश या कैश इक्विवेलेंस के बैंकिंग पर फंडिंग की अनुमति होगी, परमिशन होगी, और क्लियरिंग कॉर्पोरेट्स को लेकर बैंक्स के कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स में भी थोड़ी ढील दी गई है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इसने सेंटिमेंट बूस्ट किया, और मार्केट भी, क्योंकि आज देखिए आज के सत्र में अप है, उसने भी कहीं ना कहीं इसको लीड किया है, तो इसकी वजह से अच्छी खासी तेज़ी है। लेकिन एक और चीज़ जहां पर आपकी नज़रें होनी चाहिए, कोई प्रपोजल में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, बस समय में थोड़ी यहाँ पर बदलाव किया गया है, 1 अप्रैल से 1 जुलाई कर दिया गया, लेकिन प्रपोजल में कोई बदलाव नहीं है। और इंडस्ट्री की बड़ी चिंता वही है अभी कि इंट्राडे फंडिंग नॉर्म्स अभी भी अनरिजॉल्व हैं। तो ये जो डेट में बदलाव हुआ है, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक सेंटिमेंट बूस्ट हुआ, इसलिए सारे स्टॉक्स अगर आप देखें कैपिटल मार्केट स्पेस से अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप देखें आज एक स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे डिफेंस के बाद कैपिटल मार्केट थीम। हालांकि शेयर ने जो बात कही ना वो बहुत महत्वपूर्ण है, इंट्राडे फंडिंग, दैट्स द मोस्ट टाइम इन क्रिटिकल पार्ट। लेट्स सी ओवर द टाइम वहाँ पे क्या होता है। बट गौरांग, आज एक रीजनेबल और एक अच्छा पुल बैक नजर आ रहा है, और इसमें भी कोई राय नहीं कि पिछले 3 महीने में सेंटिमेंट खराब, प्राइस डैमेज, इवन बाजार ने डिपॉजिटरीज को भी और एएमसीज को भी नहीं छोड़ा है। आपका ठीक क्या कर रहा है? आप क्या पिक कर रहे हैं? हालांकि हम सबका इसमें एक स्वार्थ है ना, वो हित है, पर फिर भी मतलब आपका प्रेफर्ड पिक क्या है इसमें? स्वार्थ, धैर्य, सब्र, जोखिम झेलने की क्षमता, अनुशासन, बहुत सारी चीजें होती है वीरेंद्र भाई शेयर बाजार में। और हम आप तो कई सालों से जुड़े हुए हैं, अनुज भाई की तरह हम भी कई सालों से जुड़े हुए हैं। क्षेत्र पसंद आता है, भारतीय शेयर बाजार, और इन सब शेयर्स में धराशायी होने की वजह यह है कि हमने हमारे शेयर बाजार में भी जो दिग्गज सूचकांक है सेंसेक्स और निफ्टी, उसमें 15% से थोड़ा बहुत ज्यादा करेक्शन पिछले 1 महीने में आते हुए देखा। और ऐसी परिस्थिति में मेरे ख्याल से चाहे वो शेयर बाजार से जुड़े स्टॉक्स हो या कमोडिटी बाजार से जुड़े हुए स्टॉक्स, सभी में आपको निराशा और थोड़ा बहुत निचला स्तर देखने मिलेगा। लेकिन हमारा आकलन अनुमान ये कहता है, और मेरा विश्वास बहुत लंबे समय से काफी दृढ़ है और काफी मजबूत है भारतीय शेयर बाजार को लेकर के, कि अगर मैं औसतन अब ये साल के ये जो महीने इसको छोड़ देता हूं, और अगर वास्तविकता में अगले हफ्ते या इस महीने के अंत तक निवारण हो जाता है युद्ध की परिस्थिति का, तो शायद अनुमान है कि उसके पश्चात शेयर बाजार में अच्छा रिटर्न मिले। 12 से 15% की अगर आप औसत पकड़ते हैं हर साल, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 3-5 साल में कंपाउंडिंग करके बाजार कहाँ जा सकता है, और उस परिस्थिति में जो सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं वो कहाँ जा सकती है। एक कंपनी पर खरीदारी की राय है वीरेंद्र, वो है कैम्प्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। और इस साल के दूसरे हिस्से में यानी कि जून के बाद कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि शायद जो गतिविधि एनएससी के आईपीओ को लेकर के वो और तीव्र हो सकती है, और दूसरे आधे हिस्से में अनुमान है कि एनएससी का आईपीओ हो जाए, तो वो भी एक टेलविंड पॉजिटिव होगा। बिल्कुल। मीनवाइल निफ्टी अगर आप देखें टेक्निकली हम ऑलमोस्ट डे लो पर आ गए, और पिछले कुछ मिनटों में मार्केट थोड़ा सा नीचे आया है, और द सेम टाइम ब्रेंट क्रूड 102.5 तक वापस आया है। तो एकदम से थोड़ा सा आज की कैंडल भी निफ्टी की एक्चुअली देखेंगे तो हम नेगेटिव है। अब बहुत लोग मुझे कहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, लेकिन फैक्ट ये ना श्रेया कि सिर्फ पॉजिटिव होकर लोगों का और पैसा डुबाने का क्या फ़ायदा है ना। जो रियलिटी है वो दिखानी होगी अब, क्योंकि क्या है ना, मुझे ना थोड़ा सा इन चीज़ों से तकलीफ होती है जब हम सिर्फ एक दिन किसी ना किसी दिन तो देखिए मार्केट में हमेशा आएगी रैली, लेकिन ये 3-4 बार हो चुका है, और हमारी मार्केट की दिक्कतें अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। हमारी मार्केट में अभी तो जो मीडियम टर्म वाली पेन है ना, जो अर्निंग्स को रिलेटेड है वो आएगी, क्योंकि एकदम से जो क्रूड, किसी ने नहीं सोचा था कि क्रूड की कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी और इस लेवल पे आ जाएंगी, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आई थिंक आपको आएगा, और वो ज़रूरी है। अच्छा, एक और चीज़ होती है, पता है क्या होता है अब? अच्छा, मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, तो मैं कुछ कहानी आप हंस नहीं पहले, देखिए मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि हमारा व्यूअर जो होता है ना, हमारे व्यूअर को ना आप अनाड़ी मत समझें। हमारा व्यूअर बहुत स्मार्ट है और उसे पता है, ठीक है। मैं उसका सबसे बड़ा एग्जांपल दूं आज का, मैं सम्मान कैपिटल की बात कर रहा हूँ। हमारे व्यूअर को पता है कि आज इसमें पैसा जो है ना वो बेच के बना है, खरीद के नहीं बना है, क्योंकि जितने भी आपके इमेजिनरी टारगेट्स हैं वो अगर वहीं से शुरुआत होती है तो उसके बाद
किसी ने कल के लेवल पे नहीं लिया है, इस चीज़ को समझिए आप। ऑलरेडी किसी कल का तो होगा, किन्हीं के पास होगा पता नहीं, लेकिन वो आज खुलने के बाद अगर आपने लिया तो पैसा बना क्या? उसके बाद आप मन में अपने जो मर्जी टारगेट रखें, वो तो हमें पता है प्री ओपन में मुझे दिख रहा है कहाँ ओपन होगा, वो टारगेट अगर मैं दे दूंगा तो उससे क्या फ़ायदा है। और आपको अगर लगता है कि रिटेल वाकई में इतनी मतलब अनपढ़ है तो फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको गलत आंक रहे हैं, रिटेल को सब पता है। खैर, मैं ऑयल कीमतों की बात कर रहा था, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एयरलाइंस के लिए जो ETF के रेट कम किए हैं उसको लेकर सुबह काफ़ी कन्फ्यूजन था। पहले बात हुई 100% की, फिर बात हुई 8% की, फिर फाइनली गवर्नमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से नोटिफिकेशन आया 25% का, लेकिन उसमें भी एक पेज था डोमेस्टिक वर्सेस इंटरनेशनल। सारी जानकारी असीम से एक बार फिर समझ लेते हैं। असीम, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून जी। सुबह से ही कंफ्यूजन था कि ETF के दाम कितने बढ़े हैं। सुबह सुबह ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने अपनी जब वेबसाइट अपडेट की तो कहा कि 115% के आसपास दाम बढ़ गए हैं, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद एक क्लैरिफिकेशन आया कि ये दाम सिर्फ चार्टर्ड प्लेन्स के लिए बढ़ाए गए हैं। तो उसके बाद एक और पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आया। उनका ये कहना था कि ये दाम जो सिर्फ डोमेस्टिक एयरलाइंस के लिए ही बढ़े और 25% तक बढ़े, ये बढ़ेंगे 15% के किलोलीटर के आसपास ये दाम बढ़ाए जाएंगे। कुछ स्टैगर्ड कुछ चरणों के अंदर ये दाम जो है वो बढ़ाए जाएंगे। ये क्लैरिफिकेशन पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से बाद में आया। तो लेकिन विदेशी एयरलाइंस को, विदेश में जाने वाली एयरलाइंस को इसका किसी तरह से कोई फायदा नहीं मिलेगा। उनके लिए पहले की तरह ही दाम उनके बढ़ गए हैं, उनको बाजार कीमत देनी पड़ेगी। तो 104% के आसपास दाम उनके लिए बढ़ाए गए हैं, तो उनको तो वैसी ही कीमत देनी पड़ेगी। इसके साथ साथ और भी कई बदलाव हमें आज इस स्पेस के अंदर देखने को मिले। जो कमर्शियल सिलेंडर है उसकी कीमतें भी करीब 185 रुपए के आसपास बढ़ा दी गई। साथ ही प्रीमियम पेट्रोल और डीजल है उनकी कीमतें भी 2 रुपये बढ़ा दी गई। सरकार का कहना था कि अभी पेट्रोल और डीजल के ऊपर काफी अंडर रिकवरी चल रही है। रसोई गैस के ऊपर कंपनियों के करीबन 44,000 करोड़ रुपए की अंडर रिकवरी है। तो इस वजह से कंपनियों ने ये दाम बढ़ाए हैं। ऑलराइट हसीम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये दाम बढ़ाए गए हैं ETF प्राइसेस। अब एक काम करते हैं, धमाकेदार ऑप्शंस ले लेते हैं। धमाकेदार ऑप्शंस के लिए हमारे साथ हैं चंदन जी, पंकज जी और आशीष जी। चंदन जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। बिल्कुल, देखिए अगेन ऊपर के लेवल पे इंडेक्स टिक नहीं रहा है, बट कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे थोड़ी बाइंग इंटरेस्ट है, उन्हीं पे फोकस करेंगे। मैं यहाँ पे ध्यान में रखना चाहूंगा BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये एक ऐसा काउंटर है जहाँ पे हर छोटी मोटी डिक्लाइन पे बाइंग आ जाती है और कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी हुई है। तो BSE पे फोकस करूंगा विद द व्यू की मार्केट रिकवरी में ये कंपैरेटिवली बेटर करेगा। तो यहाँ पे 2,900 का BSE का कॉल है, खरीदारी की सलाह देंगे। हल्का सा डिप आए तब खरीदे, 120-124 के बीच में सपोर्ट रहेगा। 97 का अपसाइड में टारगेट बनेंगे 157 के। ओके, BSE की 2900 की कॉल। आशीष ख्याल जी, आपका ऑप्शन ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, मेरा इंडियन बैंक के ऊपर नजर है। 880 का जो कॉल ऑप्शन है वहां पर खरीदारी की राय होगी। इंडियन बैंक में आज 4.5% की तेजी है और अच्छा रुझान दिख रहा है। एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर भी देखा जा रहा है। तो इंडियन बैंक पे 880 का कॉल जो करीबन 38 रुपीज के आसपास चल रहा है फिलहाल, वहां पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। नीचे में जो स्टॉप लॉस इस स्टॉक में लगाना, इस कॉल ऑप्शन में लगाना होगा वो 30 रुपीज का लगाना होगा। और ऊपर में जो टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं वो करीबन 55 रुपीज का देख सकते हैं। ओके, इंडियन बैंक आशीष जी की पिक हो गई। पंकज जी, ऑप्शंस में कौन सा स्टॉक? MFSL के 1480 के पुट के ऊपर नजरें मैम। MFSL का स्टॉक काफी लोअर लोज के फॉर्मेशंस छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर दिखा रहा है और ऑप्शन एक्टिविटी बेहद शानदार नजर आ रही है। यहाँ पे 55-56 रुपए की रेंज में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे 47 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना होगा। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि 69 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज जो ऑटो सेल्स आए उनमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको आंकड़ा नज़र आएगा EV सेल्स का। जी हाँ, EV सेल्स में ज़बरदस्त जंप है पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स के मुकाबले। क्यों है ऐसा, ये जान लेते हैं और रोहन से समझ लेते हैं। रोहन, गुड आफ्टरनून, बताइए डेटा क्या कह रहा है? जी गुड आफ्टरनून। जो मार्च का डेटा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि EV सेल्स एक तो अब तक का जो ऑल टाइम हाई है वहां तक पहुंच चुका है और खासतौर पर अगर टू व्हीलर सेगमेंट में देखें तो यहाँ पे 1,78,000 जो यूनिट्स है वो बेचा है, जो अब तक का रिकॉर्ड स्तर है। अगर इससे एक महीने पहले का आप देखें 1,12,000 यूनिट्स बेची थी, जिसके मुकाबले लगभग 59% ये ताजा है। लेकिन अगर आप मार्च 2025 से भी कंपेयर करें तो वहां से 1,31,000 के मुकाबले लगभग 36% ज्यादा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स आपको देखने को मिले हैं। और इससे भी
ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग आंकड़ा है वो ये है कि जो पेनिट्रेशन है ईवी टू व्हीलर्स का वो बढ़कर अब 9.79% हो चुका है, यानी कि हर 10 में से करीब एक गाड़ी जो है जो टू व्हीलर है वो अब इलेक्ट्रिक हो रही है। साथ ही अगर आप इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर की बात करें तो यहाँ पर भी ईयर ऑन ईयर देखें तो लगभग 49% का इंक्रीज देखने को मिला है। 19,711 यूनिट्स जो है मार्च में बिकी है। पूरे साल का अगर आप देखें FY26 का तो यहाँ पे 1.97 लाख यूनिट्स बिकी है, जो कि पिछले साल का जो आंकड़ा था 1.08 लाख का उससे काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे भी अगर आप पेनिट्रेशन देखें कुल मिलाकर तो 2.6% पेनिट्रेशन था ईवी सेगमेंट का फोर व्हीलर में, जो कि बढ़कर अब 4.2% हो गया है। तो अगर ओवरऑल देखें तो पेनिट्रेशन भी बढ़ा है और अब तक का रिकॉर्ड हाई मार्च के महीने में हमें देखने को मिला है। ओके, शुक्रिया रोहन जानकारी के लिए। तो यहाँ पर ईवीज में अगर आप देखें तो एक मोमेंटम बनता हुआ वहाँ पे नंबर्स जो हैं काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वक्त हो रहा है चार का चौका सीक्वेंस बताते हैं आपको। पंकज जी से लेंगे हम सस्ता ऑप्शन, फिर एफएनओ सुपरस्टार के लिए चलेंगे चंदन तापड़िया जी के पास, चार्ट का चमत्कार बताएंगे अरुण जी, और साथ ही मिड कैप फंडा के लिए हमारे साथ है गौरांग जी। तो शुरुआत कीजिए पंकज जी, आपका सस्ता ऑप्शन। ये आज का एफएनओ का सबसे जो टॉप गेनर है मजगांव डॉक, थोड़ा रिट्रेस हुआ है यहाँ पे। 2340 का कॉल ऑप्शन खरीदारी की सलाह रहेगी। 108 रुपए के आसपास से फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 90 रुपीज का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चले। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है 140 रुपए तक के भाव देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए अब चंदन जी के पास चला जाए। चंदन जी, आपकी ट्रेड? बिल्कुल, यहाँ पे मैं फोकस करूंगा थोड़ा सा परसिस्टेंट सिस्टम पे विद द व्यू की काफी बिटन डाउन है और पिछले लगभग 18-20 दिनों से काउंटर अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है। सेलिंग प्रेशर कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा एब्जॉर्ब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे रिकवरी के थोड़े माहौल बन सकते हैं। मौजूदा लेवल से देखें तो 4830 के सपोर्ट से खरीद सकते हैं, ऊपर में लगभग 5100 तक के बाउंस के लिए। ओके, परसिस्टेंट मिड कैप आईटी में एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट अब तक एज ऑफ नाउ। अब चलते हैं अरुण जी के पास। अरुण जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा चार्ट का चमत्कार? वीरेंद्र जी, एक रिवर्सल के ट्रेड के हिसाब से HAL में खरीदारी की सलाह रहेगी। 3648 के आसपास चल रहा है। एक सपोर्ट 3550 के आसपास स्टॉक ने बनाया है। यहाँ से 3742 तक के टारगेट्स HAL में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो लगाना है 3598 के आसपास लगाएं, तो HAL को एज ए पोजिशनल ट्रेड बाय करके चल सकते। ओके, हेल पोजीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये अरुण जी की पिक होगी चार्ट के चमत्कार में। मिड कैप फंडा में गौरांग जी कौन सा स्टॉक? खपत क्षेत्र से हमने मैरिको का चयन किया है लंबी अवधि के लिए, और अगर परिस्थिति में सुधार होता है श्रेया जी तो शायद लागत खर्च भी कम हो सकती है। सिर्फ मैरिको के लिए नहीं, आने बाकी अन्य जो खपत से जुड़ी हुई कंपनियां हैं वहां पर भी। पर अपने आप को भी इस स्टॉक ने संभाल के रखा है। ये पूरे एक महीने में जो भी घमासान हुआ है और नीचे के तरफ के दायरे देखें, वहां पर इस स्टॉक ने अपने आप को संभाल के रखा है। इस तरह से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते, ये लंबी अवधि के लिए रहा है। ओके, लंबी अवधि के नजरिए से मैरिको अच्छा लग रहा है गिरावट में जोड़ने की यहाँ पर सलाह। चलिए अब एक फटाफट से रिकैप चार का चौका का लेकर आ जाते हैं। हमने शुरुआत की सस्ता ऑप्शन के साथ। पंकज जी ने सुझाया मजगांव डॉकशिप और पूरा सेक्टर फोकस में 2340 का कॉल लेना, आपको 140 का टारगेट, 90 का लगाना है स्टॉप लॉस। एफएनओ सुपरस्टार के लिए परसिस्टेंट सिस्टम सुझाया चंदन जी ने, यहाँ पे फ्यूचर में खरीदारी की राय, 5100 की टारगेट है, 4830 का लगाना है स्टॉप लॉस। चार्ट का चमत्कार अरुण जी को भा रहा है हेल, डिफेंस स्पेस में अच्छा मोमेंटम, 3742 की टारगेट है, 3598 का स्टॉप लॉस। और मिड कैप फंडा में मैरिको चुना गया गौरांग जी की तरफ से। लंबी अवधि के नजरिए से अच्छा लग रहा है काउंटर। ऑलराइट, चलिए ये हो गया चार का चौका। अब आते हैं हमारी फेवरेट सेगमेंट में, बुल वर्सेस बेयर। और बुल वर्सेस बेयर सेगमेंट में आज फोकस रहेगा डी मार्ट पर। जी हाँ, एवेन्यू सुपरमार्ट आज शेयर करीब 8% की तेज़ी के साथ लेकर आइए। एक बार स्टॉक जरा एफएनओ के टॉप गेनर्स में शुमार है, लेकिन इसका एक साल का भी चार्ट रखिएगा ज़रा, क्योंकि एक ऑलमोस्ट 2.5 से 3 साल का कंसोलिडेशन स्टॉक में रहा। और उसके बाद अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में वापस इसमें एक हल्की सी तेज़ी लौटती हुई नज़र आई है। तो आज बुल बनी है नूपुर और बेयर बने हैं आशीष, है ना? बिल्कुल सर,
तेजी के तर्क के साथ ही शुरुआत करती हूँ क्योंकि सपोर्ट दिखा है स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में और इनफैक्ट आज अच्छी खासी अप मूव देखने को मिल रही है। आज पहली तारीख है वैसे आशीष, और आज नए जो एमडी एंड सीईओ है डीमार्ट के मिस्टर अंशुल असावा, उन्होंने भी कार्यभार संभाल लिया और उनका फोकस शुरू से डीमार्ट ऑनलाइन को बढ़ावा देने पर ही रहा है। इनफैक्ट जो 31 मार्च को जो कंपनी ने डिस्क्लोजर दिया वहाँ पे एक माइलस्टोन अचीव किया है। 500 से ज़्यादा स्टोर अब कंपनी के हो चुके हैं। Q4 में 58 स्टोर्स कंपनी ने जोड़े। और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, मार्च 2029 में 3 स्टोर जोड़े थे, मार्च 29 को 3 स्टोर जोड़े, 30 को 7 और 31 मार्च को 12 स्टोर कंपनी ने जोड़े। और पिछले 5 साल का ट्रेंड देखेंगे ना तो FY26 में हाईएस्ट स्टोर कंपनी ने जोड़े हैं जो कि 85 होते हैं। तो आप सोच लीजिए कितना बड़ा मार्केट टैप करने वाली है अब ये कंपनी। पिछले 2.5 साल का चार्ट भी आप देख लीजिए, स्टॉक ने बिल्कुल पैसा बना के नहीं दिया। आज 8% ऊपर है, लेकिन लग रहा है कि स्टॉक वन डे वंडर ना बन जाए। आज 8% ऊपर लग रहा है। अगली बार कब तेजी देखने को मिलेगी स्टॉक में पता नहीं। देखिए, स्टोर ओपनिंग के अपडेट्स तो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। शायद आज की तेजी में मार्केट के मूड माहौल ज़्यादा इम्पैक्ट रख रहे हैं। अब आप स्टोर्स की काउंट बता रही हैं, लेकिन जो पुराने स्टोर्स हैं इनकी जो ग्रोथ के आंकड़े ये तो लगातार घटते जा रहे हैं। इनफैक्ट जो मैच्योर स्टोर्स हैं इनकी जो ग्रोथ निकल कर आती है तो सिर्फ सिंगल डिजिट की है। कैसे काम चलेगा? इसीलिए तो नए स्टोर्स पर कंपनी ने फोकस किया है और नए मार्केट्स में जाके खोलने की कोशिश की। आपने 2 साल की बात की तो डेफिनेटली कंपनी तब 40 ऑन एन एवरेज स्टोर खोलती थी साल में, वो डबल हो गए 85। तो डेफिनेटली कुछ बड़ा मूव यहाँ पर आते हुए दिखेगा। हाई रिटर्न रेशियोज होते हैं इस कंपनी के, आपको तो पता ही है कैश फ्लोज कितने स्ट्रॉन्ग है कंपनी के। और सेल्स की बात करते हैं, आपने नंबर्स की बात की तो पिछले 10 साल में कंपाउंडेड बेसिस पे रेवेन्यू 25% ऊपर है। इनफैक्ट प्रॉफिट भी देखिए, और 10 साल का डेटा बता रही हूँ मैं आपको, कंपाउंडेड बेसिस पे यहाँ पर भी आपको 30% की ग्रोथ दिखेगी। बहुत प्राचीन लग रहा है कि स्टोर ओपनिंग वगैरह ई कॉमर्स का जमाना आ चुका है। क्विक कॉमर्स की हम बात कर रहे हैं, 10-10 मिनट में डिलीवरी आ रही है। इसलिए जो नए सीईओ साहब आए ना, उन्होंने आते से कहा था कि मैं डीमार्ट ऑनलाइन पे फोकस करूंगा। वो फोकस अभी कर रहे हैं, कितनी लेट कर रहे हैं। इससे पहले आप देखिए कंपनीज कहाँ से कहाँ ग्रो हो गई। आप पिछले 5 साल में देखिए कि इटर्नल में क्या वैल्यू क्रिएशन यहाँ पर देखने को मिली है और इनका बिजनेस मॉडल कितनी अच्छी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं अपडेट देख रहा था कि अब आप मुंबई के टर्मिनल 2 एयरपोर्ट पर भी है, तो वहाँ पर भी ब्लिंकिट आपको लाकर डिलीवरी कर देगा। ये स्टोर ओपनिंग वगैरह सब बहुत पुराना है। लास्ट आपने कब ग्रोसरी शॉपिंग कब की थी आपने लास्ट? लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन सिर्फ मेट्रो में नहीं रहती, टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी रहती है। और वहाँ पे जो ऑफलाइन वैल्यू चेन इसने क्रिएट की है वो काफ़ी बड़ा मोट है कंपनी के लिए। और वहाँ के लोग वैल्यू बाइंग करते हैं। अगर उन्हें 6% 10% का डिस्काउंट मिलता है जब वो बल्क बाइंग करते हैं डीमार्ट से, तो उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव होता है। अमेजॉन नाउ की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, इनके प्राइसेस 20-25% इंडस्ट्री में सबसे लोएस्ट है। लेकिन अमेजॉन नाउ की डिलीवरी किस किस जगह है, टियर 2 और टियर 3 सिटीज में शायद नहीं होगी। और वही मार्केट अब डीमार्ट का फोकस अगला बना हुआ। स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन है आशीष, इसमें कोई डाउट ही नहीं। लेकिन देखिए ग्रोथ जिस प्रकार से पहले अच्छी खासी आ रही थी, अब उसकी रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। मार्जिन आपके कम होते जा रहे हैं। जो मर्चेंडाइज हैं, अपैरल, इनकी में मार्जिन इनको बढ़िया मिलते हैं, लेकिन इनकी बिक्री लगातार कम हो रही है। यहाँ पर कोई मीनिंगफुल एक्सपेंशन देखने को नहीं मिल रहा है। और आखिरी तर्क होगा मेरी तरफ से ये कि ये स्टॉक इतना महंगा है, 100 के आसपास का TTM-P है। अगर 20% की ग्रोथ भी ले लूं, 80 टाइम का P है। ऐसा क्या खास कर रही है कंपनी? खास ये कर रही है, और इसलिए शायद मैं ग्रोसरी के लिए नहीं जाती हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी क्यू होती है और इतना वहाँ पे भीड़ होती है कि शायद मेरे लिए सस्टेन करना डिफिकल्ट है। ओके, काफ़ी अच्छी डिबेट यहाँ पर फिर से एवेन्यू सुपरमार्ट पर की है आशीष और नुपुर ने। बात सही है सर, दोनों की तर्क तो कहीं ना कहीं सही है, लेकिन एवेन्यू सुपरमार्ट ने पिछले 5 साल में डेटा देखने से कुछ खास रिटर्न्स दिए नहीं हैं इसने। लेकिन जिस तरीके से स्टोर एक्सपेंशन स्पेशली टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में, वो एक अच्छी चीज़ हो सकती है। आप किस साइड है? IPO आया था 300 रुपये पे, लिस्टिंग हुई थी 600 रुपये पे, 7 गुना तो पैसा वहाँ से भी बनाई है ना। अच्छा, मेरा एक सवाल है आशीष से। आशीष, आपने बोला कि डीमार्ट 100 टाइम्स पे ट्रेड करता है ना, इटर्नल का क्या PE है? है ना। असल में क्या होता है ना, ये मामला सारा का सारा, मैं आपको अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक फैसिनेटिंग स्टोरी बताता हूँ। राधा किशन दमानी ऑब्वियसली इंडिया के बड़े स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स में से एक है, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि वो उनको जाना जाता है कि शायद इंडिया के बेस्ट एवर ट्रेडर के तरह भी, क्योंकि पहले वो ट्रेडर थे और पहले वो बेयर थे। आज इंडिया के जो सबसे बड़े 2 बुल जो होते हैं, राधा किशन दमानी और राकेश झुनझुनवाला, पहले वो बेयर थे एक्चुअली, ठीक है, और इंडिया के बेस्ट ट्रेडर माने जाते हैं। उनसे एक बार किसी ने पूछा कि मुझे ट्रेडिंग करनी है, मुझे राय दीजिए। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है
मैंने अपने बच्चों के लिए भी डीमार्ट खोला है, उनके भी ट्रेडिंग करने को नहीं बोल रहा हूँ। तो पहली बात तो थोड़ा सा इस पर फोकस हटाओ, विजन उस हिसाब से होना चाहिए ना। एक और कहानी मैं आपको बताता हूँ। जब EV 2 व्हीलर्स लॉन्च हो रहे थे उस समय ना बजाज ने लॉन्च की EV 2 व्हीलर्स, ना हीरो ने लॉन्च की शुरू में, ना TVS ने लॉन्च की शुरू में ये सब कौन आए, ओला, बाकी एक दो और नाम आए, उन्होंने सब ने लॉन्च की। तो एक बार राजीव बजाज से पूछा गया था कि भाई आप क्यों नहीं कर रहे? राजीव बजाज ने कहा कि देखो ऐसा है, अभी बहुत महंगा है और अभी बहुत इसमें चीज़ें हैं, एक बार इनको सब कर लेने दो, हमको पता चल जाएगा कि इसमें क्या सही जा रहा है क्या गलत जा रहा है। एक बार जब हमारे पास पूरी मार्केट होगी, हमारे पास पूरी स्टडी होगी, उसके बाद हम एक कॉल ले लेंगे। आज की डेट में आप चेतक का मार्केट शेयर देख लीजिए और ओला का मार्केट शेयर देख लीजिए, है ना। जो हीरो की बाइक है उसका मार्केट शेयर देख लीजिए आज की डेट में, आप TVS की बाइक का मार्केट शेयर देख लीजिए EV में, आगे नहीं सारे के सारे एस्टेब्लिश प्लेयर। तो क्या होता है ना, हम अपनी लाइफ में, हालांकि ये बात सही है कि इटर्नल के पास एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, ब्लिंकिट हर जगह आ चुका है, लेकिन हमारा देश ऐसा है कि जिसमें एट द एंड ऑफ द डे 2 साल बाद आप भूल जाएंगे अगर आपको कोई बेटर प्लेयर आ जाएगा तो। जैसे मैं स्विगी यूज़ करता था पहले, मैंने स्विगी यूज़ करना बंद कर दिया, मैं जोमेटो पर आ गया हूँ। तो वो क्या होता है कि पर्सनल प्रेफरेंसेस बहुत तेज़ी से चेंज होती हैं। तो इनके पास अगर आगे जाकर कोई टाई अप हुआ तो वो बेटर हो सकता है। तो मेरा मानना ये है कि इन लेवल्स पर ना अब आप बेरिश नहीं हो सकते डीमार्ट पर। SIP एक अच्छी अप्रोच रहेगी। यहाँ से मैं ये भी नहीं कह सकता कि स्टॉक 2 गुना या 3 गुना हो जाएगा, वो शायद जो उसने रिटर्न दिए थे वो वाला फेज शायद अभी ना आए, लेकिन अगर आप SIP करेंगे तो मुझे लग रहा है कि वो एक बेटर अप्रोच रहेगी यहाँ से इन लेवल्स पर। ये मेरा व्यू रहेगा। खराब मार्केट में भी सर इतना गिरा नहीं था स्टॉक अभी जो वो तो खैर देखिए थोड़ा सा फ्लोट भी कम है तो उस वजह से उसका भी एक इम्पैक्ट होता है, लेकिन हाँ ये है कि शायद आपका पैसा नहीं डिस्ट्रॉय होगा, है ना। अब ये ट्रेंड की तरह नहीं चलेगा लेकिन ट्रेंड की तरह गिरेगा भी नहीं, ये बात भी ध्यान रखिए। इटर्नल की तरह शायद या स्विगी की तरह शायद एक महीने में 30% के रिटर्न ना दे, लेकिन जब ये स्टॉक्स गिरते हैं तो पानी भी नहीं मांगते हैं ना, तो शायद वो भी ना हो। तो वो कई बार एक फैक्टर वो भी आता है, लेकिन SIP अप्रोच बेटर है मेरे ख्याल से, ये मेरा व्यू रहेगा। चलिए नुपुर, आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आज इस एक और फैसिनेटिंग डिबेट को हमारे सामने रखने के लिए। मार्केट अभी भी थोड़ा सा नो मैंस लैंड में है, डे हाई से नीचे लेकिन डे लो से हल्का सा ऊपर। ब्रेक लेना है क्या हमें इस समय अभी? चलिए फिर ब्रेक लेते हैं और उसके बाद लौटेंगे, फिर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताएंगे आपको। IPO इन्वेस्टर्स कहाँ फंसे हैं इसकी बात होगी ब्रेक के बाद। ओके चलिए, IPO को लेकर हमने बात की थी कि रिटेल निवेशकों की अब दीवानगी थोड़ी घट रही है और रीज़न भी है उसका, भाई पैसा इतना गया है इसमें और लोग फंसा के निकल गए आपको, लेकिन आपको तो पैसा फंस गया। अब कई स्टॉक्स जो हैं वो इशू प्राइस से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहे हैं और यही वजह है कि अब रिटेल निवेशक जो हैं वो थोड़े सतर्क नज़र आ रहे हैं। हॉर्मास से डेटा समझते हैं। हॉर्मास, FY 26 गुजरा, कैसा रहा IPO का बाजार? अब IPO, गुड आफ्टरनून अनुज। पहले तो IPO का जो साल था वो जितना बड़ा नंबर्स के हिसाब से दिखे उतना ही निराशाजनक रिटर्न्स के हिसाब से भी है। और ये जो पहला जो प्लेट आएगा आपके स्क्रीन्स पर वो इस पूरी कहानी को दर्शाएगा कि वित्त वर्ष 2021 में जो IPOs आए थे उसका औसत रिटर्न जो था वो लगभग 200% का था। अब FY 26 के ख़त्म होने के बाद वही औसत IPO रिटर्न जो है नेगेटिव टेरिटरी में जा चुका है। नेगेटिव 7% के रिटर्न्स इस वित्त वर्ष में FY 26 में आपको IPOs में देखने मिले थे। ये प्राइम डेटाबेस का डेटा कहता है और यही इस पूरे IPO मार्केट की कहानी है जो एक बज़वर्ड बन गया था पिछले 2-3 सालों से। तो अब FY 26 में जो है नेगेटिव 7% के रिटर्न्स आपको देखने मिले हैं IPOs में। अब नंबर्स की बात करते हैं। FY 26 में एक और रिकॉर्ड साल था, FY 25 तो था ही, FY 26 भी रिकॉर्ड साल था। 10% जो है फंड रेजिंग ज़्यादा हुई, लगभग 1,80,000 करोड़ की जो फंड रेजिंग हुई थी
इस FY26 में 10% ज़्यादा। लेकिन अगर अब हम टोटल पब्लिक फंडिंग की बात करें, जिसमें इक्विटी भी आ जाती है, डेट भी आ जाती है, वहाँ से जो है डेटा थोड़ा सा खराब होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर जो डेटा है वो 18% नीचे है। ये टोटल पब्लिक इक्विटी फंडिंग है, इसमें इक्विटी और डेट दोनों शामिल है। अब अगर हम बात करें रिटेल आवेदनों की, तो यहाँ पर रिटेल की कहानी शुरू होती है। रिटेल जो आवेदन किए गए थे जो FY26 में, वो भी FY25 के मुकाबले 23%, लगभग 40% नीचे है। लेकिन उससे पहले IPO औसत की जो डील साइज थी वो भी घटकर 23% घटी है, लगभग 1600 करोड़ की हो चुकी है। ये है रिटेल की कहानी। औसत रिटेल आवेदन 40% नीचे है FY26 में। लगभग 21 लाख आवेदन जो होते थे वो अब गिरकर सिर्फ 13 लाख हो चुके हैं। अब अगर अगली बात भी अगर हम करें रिटेल की, तो वहाँ पर भी जो है कहानी कोई ज़्यादा अच्छी है नहीं। वहाँ पर भी नंबर्स जो है वो ख़राब होते हुए ही नज़र आ रहे हैं। जब पहले तो ये रिटेल आवेदन वाले जो IPOs है, यहाँ पर भारत कोकिंग कोल, LG और मीशो में सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस तो हुई थी। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो IPOs का जो बाजार था वो भी कोई ज़्यादा ऑप्टिमिज्म देने वाला बाजार नहीं था, क्योंकि दिलचस्पी जो है वो कम होती हुई नजर आ रही है। जो रिटेल की जो मांग थी वो 57% ज़्यादा थी। FY25 जो फंड रेजिंग हुई थी उससे 57% ज़्यादा थी, लेकिन FY25 में ये 100% ज़्यादा थी। तो वहाँ पर भी नंबर्स जो है वो घटकर आए हैं। और एप्लीकेशंस जो थे एवरेज वो भी आधे हो चुके हैं। FY25 में ये 36 गुना था, इससे कम होकर ये 18 गुना हो गया है। तो ये रिटेल की कहानी आपको दिखा रहा है, क्योंकि औसत लिस्टिंग गेन भी जो था वो जो लिस्टिंग के लिए प्ले करते थे FY26 में ये सिर्फ 8% की औसत लिस्टिंग गेन मिली है, जबकि FY25 में ये आंकड़ा 30% का था। और अगर हम बात करें किस तरह से फ्रेश इश्यूज को यूटिलाइज किया गया था, तो विस्तार केपेक्स के लिए सबसे ज़्यादा, फिर कर्ज भुगतान के लिए, वर्किंग कैपिटल और बाकी सारे अन्य चीज़ों के लिए। और आखिरी में जो बड़ा डेटा पॉइंट है ये दूसरा सबसे बड़ा डेटा पॉइंट कि 108 IPOs आए थे FY26 में, उसमें से सिर्फ 37 अभी ऐसे बचे हैं जो इश्यू प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। और अगर हम देखें तो FY26 में भी सिर्फ IPOs 31% IPOs जो है अभी भी 10% से ज़्यादा के रिटर्न्स है। FY25 में ये आंकड़ा 70% के ऊपर था। तो ये IPOs की कहानी रही है। कोई नंबर्स भले ही आपको बड़े लगे, लेकिन रिटर्न्स जो है वो निराशाजनक ही रहे हैं। रिटर्न निराशाजनक ही रहे हैं। और सच बताऊं तो कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत भी थी, क्योंकि ये एक सॉर्ट ऑफ ना एक कोटरी बन गई थी, एक इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, कंपनीज और IPO के चीयर लीडर्स की, है ना। चीयर लीडर्स कौन है आई थिंक हम सब जानते हैं, लेकिन वो सब क्या है कि इतना उसमें फंसाया गया। अच्छा, हर IPO में लिस्टिंग गेन या लॉन्ग टर्म, लिस्टिंग गेन या लॉन्ग टर्म, लिस्टिंग गेन या लॉन्ग टर्म के लिए ले लीजिए हर IPO। अब कोई रिविजिट नहीं करता उनको, है ना। लोगों का इतना पैसा फंसा हुआ है। और एक चीज़ बता दूं मैं आपको, अनफॉर्चुनेटली ये पैसा वापस नहीं आ रहा। जो डूब गया वो डूब गया, नहीं आएगा वापस। इनमें से ये जितने भी IPOs हैं ना, फैंसी वाले जितने भी IPOs थे, ये नहीं आ रहे वापस। ये और गिरेंगे यहाँ से, जो 70-80% गिरे ना, यहाँ से और 70-80% गिरेंगे। आप मान के चलिए। तो अगर आप होल्ड करके बैठें तो किसी भुलावे में मत रहिए। वो मेरे करण अर्जुन आएंगे, वो नहीं होगा। आपके प्राइस वापस नहीं आएंगे, है ना। फंसे हैं आप तो फंसे हैं। अब जिन्होंने फंसाया वो उनसे तो आप बात कर नहीं पाएंगे, लेकिन ट्रस्ट में बुरे फंसे हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अब शुक्रिया हरमस, हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ के जॉइंट CEO फिरोज़ अजीज़ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। फिरोज़ जी, गुड आफ्टरनून। क्या वर्स्ट इज़ ओवर फॉर मार्केट? इन लेवल्स पर अब एक बाइंग शुरू करें, स्पेशली अगर आपने पिछले 1 महीने धैर्य रखा और पैसा बचाया तो? अनुज सर, मेरे हिसाब से लेवल्स अट्रैक्टिव तो हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए अट्रैक्टिव हैं। क्या और वर्स्ट इज ओवर ये तो कह नहीं सकते, बिकॉज ट्वीट्स पे चल रही है दुनिया। सो आई डोंट थिंक वर्स्ट या बेस्ट शॉर्ट टर्म का प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। लास्ट 15-20 दिन से जब मैं देख रहा हूँ मार्केट ऑलमोस्ट 16 मार्च से लेके अब तक 15 दिन हो गए, बहुत खबरें आई गई, बट निफ्टी ऑलमोस्ट अबाउट 200 पॉइंट इधर उधर है। सुबह उसी लेवल पे थी, 22,950 का लो बनाया था 16 मार्च को। सो 15 दिन में वी हैव बीन ओवर बम्बार्डेड विद सो मच इंफॉर्मेशन, सो मेनी ट्वीट्स, बट मार्केट निफ्टी एटलीस्ट 200 पॉइंट इधर उधर ही है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर किसी ने 3 साल का पैसा लगाना है, डिवर्सिफाइड तरीके से लगाना है, भले ही स्टॉक्स में भी लगाना हो तो डिवर्सिफाइड तरीके से लगाना है, तो ये बहुत अच्छा मौका है। 12-15% कंपाउंडेड रिटर्न आने की संभावना 90% है फॉर अ 3 ईयर होल्डिंग पीरियड।
मेरे हिसाब से 1 ईयर होल्डिंग पीरियड के लिए भी 12-15% एटलीस्ट 70-80% चांसेस है ऐसा होता है क्योंकि 12 वॉर्स देखे हमने, वॉर खत्म होने के बाद उसी लेवल पे वापस आ जाएगी। अब खत्म कब होगी? कोई वॉर्स 6 महीने चलती हैं। ये वॉर मेरे हिसाब से थोड़ी एग्जैस्परेटेड है पूरी पार्टीज एक्सेप्ट इजराइल, एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड इन फिनिशिंग इट। तो आई थिंक थर्ड लास्ट बट वन लैप हो सकता है। सो वर्स्ट इज ओवर नहीं कह सकता, बट 5-7% से ज्यादा की गिरावट ब्रॉडर मार्केट में मुझे नहीं लगती फ्रॉम हियर ऑन। ओके फिरोज, मान लीजिए मैं ही इंटरेस्टेड हूँ, आई मीन 13-15% की CAGR अगले 3 साल में, आपके जो क्राइटेरियाज हैं, है ना, वैल्यूएशंस के, उसके मुताबिक कौन कौन सी स्पेस जो हैं उसमें गिर रहे हैं, मतलब आपकी बाइंग ट्रैजेक्टरी में इस वक्त प्लेस्ड हैं इस प्राइस डैमेज के बाद? वीरेंद्र सर, देखिए, अब मैं तो म्यूचुअल फंड का बड़ा प्रचारक हूँ। अब मैं एक एनालिसिस कर रहा था, आई विल कम टू योर क्वेश्चन, कि एक साल पहले कितनी स्कीम्स थी, पूरी डिवर्सिफाइड स्कीम्स, इंडेक्स फंड सब मिला मिलो के 884 स्कीम्स थी। उसमें से 645 स्कीमों ने नेगेटिव रिटर्न दिया है लास्ट 1 ईयर के लिए, और नेगेटिव है 5.3% का। जो बाकी स्कीमें हैं जो पॉजिटिव हैं, जो ज्यादा नहीं है बट 73% ने नेगेटिव दिया, बाकी 27% स्कीम्स ने पॉजिटिव दिया, उसकी रिटर्न है 6.53% की। निफ्टी भले ही 5% नीचे हो, ऑलमोस्ट एक चौथाई स्कीम्स हैं जो पॉजिटिव रिटर्न दे चुकी हैं म्यूचुअल फंड में। अब एक इंटरेस्टिंग ये है कि 3 साल पहले अगर किसी ने पॉजिटिव भी किया होता तो 590 स्कीमें थी। अगर पूरी स्कीमें भी कोई खरीद लेता तो 2 ही स्कीमें हैं 3 साल में भी नेगेटिव हो मार्च 31 के लिए, 3 फाइनेंशियल ईयर। ओनली 2 स्कीम्स आर नेगेटिव इवन आफ्टर द वॉर एंड 22,313 जो हमने रिकॉर्ड किया एज अ फाइनेंशियल ईयर एंड। और जिन स्कीमों ने नेगेटिव रिटर्न दिया, उन्होंने एक ही स्कीम है, 2 ही स्कीम है, उन्होंने सिर्फ 0.12% की नेगेटिव रिटर्न दी है। पॉजिटिव रिटर्न देने वाले स्कीमों ने 14% की कंपाउंडेड दी है। In spite of the war and the rock bottom which I'm measuring, which was the last day of the last financial year. तो मेरा ये कहना है कि 5 साल में तो 426 स्कीम्स 5 years कंप्लीट कर चुके हैं, पूरी पॉजिटिव है और 12.4% की रिटर्न उन्होंने दी है। अगर किसी ने पूरे 450 स्कीमें खरीदी होती तो भी 12.5% की रिटर्न आती आफ्टर द फॉल। तो कुल मिला के वेयर शुड वन इन्वेस्ट? डिवर्सिफाइड इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड के माध्यम से ही कर लें तो भी 15% के लिए इस दौर में म्यूचुअल फंड ही चलेगा, वरना आप NSE स्मॉल कैप 250 भी खरीद सकते हैं। मेरे हिसाब से वहां काफी पिटाई हो चुकी है। यू कैन इंस्टेड ऑफ बाइंग अ सेक्टर फंड और अ थीमेटिक फंड और अ थीमेटिक इंडेक्स योर पॉइंट टेकन। हाँ, फिर एक और चीज़, आई मीन, क्योंकि आपने बहुत सारे, अगर आप देखें, मापदंडों के आधार पर, क्राइटेरियाज के आधार पे कुछ बैक टेस्टिंग की हुई है ना, हर बार आप एक जीता जाता उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। पोस्ट वॉर हिस्टोरिकली रिवर्सल्स में जो सबसे बेहतरीन प्राइस परफॉर्मर रहे हैं वो क्या है? कुछ है ऐसा एनालिसिस आपके पास? यस वीरेंद्र सर, ये हमने चेक किया था। जो सबसे ज्यादा गिरता है ना, उसमें एक फेरोशियस बाउंस बैक आती है, ये देखा गया है। तो हमने क्या किया कि वॉर के दौर में पूरे सेक्टर्स को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस में डाला। ओके, फिर देखा कि जब वो वॉर रिवर्स होती है तो वही जो सबसे खराब था वही सबसे ऊपर आता है। तो अगर आप ये प्ले करना चाहते हैं कि वॉर लास्ट लैप में है या लास्ट बट वन लैप में है, तो आपको एक सेक्टर जो सबसे ज्यादा पिटा है उसको खरीदना है, और वॉर खत्म होने पे उनकी वापस बाइंग काफी सारा आती है। जैसे कैपिटल मार्केट स्टॉक्स बहुत पिटे हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ऑफ कोर्स सम ऑफ द स्टॉक्स बहुत पिटे हुए हैं, उनमें इजाफा होने की ज्यादा उम्मीद है, इज व्हाट वी हैव स्टडीड। ओके फिरोज जी, गुड आफ्टरनून। कैपिटल मार्केट स्पेस में पूछना चाह रही थी, आपने हालांकि उसका उत्तर दे दिया। तो ये एक स्पेस हो गई, और पिछले साल भी हमने देखा था कि आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर डिफेंस स्पेस में रैली आई थी, और अब भी देखिए मार्केट ने अच्छा रिएक्ट किया तो डिफेंस स्पेस में अच्छी खासी तेजी आई। तो कैपिटल मार्केट स्पेस हो गया, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस हो गया, क्या डिफेंस भी इस लिस्ट में शुमार है? ये श्रेया मैडम, ये जरूर है, बट ये एक्चुअली ऑलरेडी थोड़ी सी ओवरडन लग रही है मेरे को, बिकॉज क्योंकि इनकी जो ग्रोथ आई है
वो थोड़े स्टॉक्स काफी लो फ्री फ्लोट वाले स्टॉक्स काफी बड़े हैं. आई एम नॉट क्वालिफाइड टू कमेंट ऑन स्टॉक्स, सो आई एम रिफ्रेनिंग फ्रॉम डूइंग सो. बट आई वुड से दैट वॉर के बाद ये पूरे जो ऑर्डर बुक्स हैं वो सब ट्रांसपायर करने में 2-3 साल लगेंगे. उसकी थोड़ी प्राइस इन हो चुकी है, मेरा ये मानना है. ओके, फिरोज जी, एआई कितना बड़ा चैलेंज है और आपकी टीम ने इस पे कुछ काम किया है क्या? क्या यहाँ से एआई से रिलेटेड कुछ विनर्स भी हैं हमारी मार्केट में? I doubt that, Anuj sir, but हमने ज्यादा होमवर्क किया नहीं है, to be honest, so not very qualified to comment. मेरा जो इंडियन आईटी सेक्टर है उनकी जो बैलेंस शीट में जो पैसे हैं, मेरे हिसाब से एआई की जो लास्ट मूवर एडवांटेज भी एक एडवांटेज होती है. जब बहुत इनोवेटिव सेक्टर होता है उसमें लास्ट मूवर को वो सेम गलतियां नहीं करनी पड़ती. जो इंडियन आईटी की जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है, शायद 2-3 साल में वही एडवांटेज बन जाए, क्योंकि वो उनके पास कैपिटल है, कैश है, और उनके पास जो मिस्टेक्स की हैं, काफी सारी मिस्टेक्स हुई हैं. आप भी देखिए, एक रिसर्च आई है कि ओपन एआई की जो खामियां हैं चैट जीपीटी की, वो काफी अच्छी तरह से दर्शाई गई है. एक रिसर्च की है एमआईटी ने, उस पे थोड़ी कम टिप्पणी करूंगा करंटली. बट देयर आर सेवरल फ्लॉज व्हिच विल नीड टू बी करेक्टेड. यूएस की ये बहुत बुरी आदत है, या काफी कॉमन आदत है, कि एक कॉन्सेप्ट को लेके वो इतनी मार्केटिंग करते हैं. अब देखिए, जो मेटावर्स को जो मार्केट किया था, अब मेटा कहती है कि हम उसको बंद करने वाले हैं. थोड़े सालों पहले ये कहा था कि यार टाइम्स स्क्वायर की जो होर्डिंग्स थी मेटावर्स की, वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बिकी थी, और सबने कहा था कि हम दुनिया फिजिकली मिलेगी नहीं, सब हम अपने 3D ग्लास पहन के ही मिलेंगे. जब वेब 3 आया था तो उन्होंने हाइप किया था. सो आई पर्सनली थिंक दैट एआई पे हमारी नॉलेज कम है. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू माय बिलीफ दैट लास्ट मूवर एडवांटेज, जो एक अंडरडॉग होते हैं, उनके लिए एडवांटेजेस हो सकता है. दैट्स समथिंग व्हिच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इन इंडियन आईटी. ओके, फिरोज जी, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से. इन सारी स्पेसेस ही जो रिटेल स्पेस है, ट्रेंड आज हम दिख रहे हैं चलते हुए, इवन सुपरमार्ट्स हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, ये भी सारे स्टॉक्स ने पेशेंस टेस्ट किया था. तो ये रिटेल एज ए स्पेस लगता है आपको दमखम दिखाएगा 2026-27 में? यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और आपकी राय? थिंक आपने 1-2 स्टॉक का मेंशन किया. 1-2 स्टॉक तो काफी उनके पास रियल एस्टेट की ऑप्शनैलिटी है, उसीलिए वो बहुत स्टेबल होते हैं. जैसे आपने एक स्टॉक मेंशन किया, जस्ट फ्रॉम अ डेटा स्टैंड पॉइंट, वो काफी रेजिलिएंट रहता है. जैसे डीमार्ट है, उसकी आप लास्ट 30 मार्च की देखेंगे तो वो पॉजिटिव था, क्योंकि उसमें एक ऑप्शनैलिटी है रियल एस्टेट की. ओन्ड 470, 460, 470 आउटलेट्स हैं, वो ओन्ड काफी सारी हैं, ये देखने को मिलता है. सो आई पर्सनली थिंक प्योर रिटेल में इतना जूस नहीं है लेफ्ट आउट, बट आई थिंक सम ऑफ देम आर हाई रिटेल real estate optionality play, which they may still make sense after one's research. फिरोज, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए. सभी सेक्टर्स पे अपनी राय रखी आपने. बहुत बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए. अब एक हम कितने क्लोजिंग की तरफ आते हैं. मोर और लेस इट्स 22681. आप मान के चलिए कि ये वो ट्रैजेक्टरी है 50-60 पॉइंटों की, जो कि आप दिन का न्यूनतम स्तर है. यानी आप खुले कहीं पर भी हों, लेकिन आप लोअर ट्रैजेक्टरीज पे सेटल हो रहे हैं. एक बार क्रूड लेके आइए और इस मद्देनज़र बात करेंगे. अनुज, प्राइस टुवर्ड्स क्लोज कोलैप्स नहीं है, बट बहुत ऊपरी स्तरों पे नहीं टिका ट्रेड रेंज के. कैसे रीड करना चाहिए इस क्लोज को? कल के लिए व्यू क्या होगा? देखिए वीरू, मेरा व्यू यही रहेगा कि एक थोड़ा सा टेम्पटेशन से बचें. ये हो सकता है कि कल आप बड़े गैप आपके साथ खुलेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है. लेकिन क्या हो जाए, क्या कह दें ट्रम्प साहब, ये कौन कह सकता है ना. तो इसके लिए, और क्लोजिंग कोई बहुत अच्छी तो नहीं है आपकी, तो अगर लॉन्ग कैरी कर रहे हैं ना आप, तो पुट से हेज जरूर करें. वैसे मेरा व्यू तो ये होता है कि इस मार्केट में कुछ दिन इंट्राडे रहें तो कोई बुराई नहीं है. मार्केट आपको मौके देता है, उसके बाद भी न्यूट्रल पोजीशन के साथ जाएं. चलिए अब एक काम करते हैं, नूपुर के पास चलते हैं. डीलिंग रूम से क्या फीडबैक है
वो जान लेते हैं। नूपुर बताइए। बिल्कुल, डीलिंग रूम से फिलहाल फीडबैक ये आ रहा है कि एचएनआई डेस्क पे कॉशियस व्यू बना हुआ है, ऊपरी लेवल पे थोड़ी बिकवाली यहाँ पर आती हुई दिखी, तो एचएनआई डेस्क पर तो फिलहाल जो नजरिया है वो सतर्क यहाँ पर होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे वॉल्यूम बेस्ड बाइंग देखने को मिल रही है, वो है टाइटन। क्वार्टर 4 के अपडेट्स आने शुरू हो गए और यही उम्मीद है कि इस बार क्वार्टर 4 का अपडेट टाइटन के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग आते हुए नजर आएगा, जिसके चलते यहाँ पे वॉल्यूम बेस्ड डिलीवरी बाइंग देखने को मिल रही है। कैपिटल मार्केट स्टॉक्स भी यहाँ पे रडार पे बने हुए, डीलर्स की लिस्ट पे बीएसई पर भी बाइंग की रिकमेंडेशन यहाँ पे आती हुई दिखी है। हाई वॉल्यूम के साथ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बाइंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओके, तो ये डीलर्स की तरफ से ये स्टॉक्स जहां पर बीटीएसटी ट्रेड्स आए हैं, दैट इज बीएसई पूरे कैपिटल मार्केट स्पेस में अच्छी बाइंग, और टाइटन, ये दो रखे रडार पर। एक बार सम्मान कैपिटल लेकर आइएगा स्क्रीन पर, और सम्मान कैपिटल अब देखें कहाँ पे कर रहा है कारोबार। बढ़त तो गवाई थी, अब 2% नीचे सर। ओ माय गॉड, डीज लो पर। आज तो आपने रिटेल को बचा लिया सर फिर से। नहीं, कोशिश की है देखिए, क्योंकि क्या है ना, कुछ जीनियस महानुभाव भी आज इसको मंडे की क्लोजिंग पे लेके आज के ओपनिंग के गैप अप पे टारगेट पे बेच पाए होंगे। वो उन जीनियस को मेरा सलाम है, क्योंकि वो बहुत कम होते हैं मार्केट में ऐसे लोग। वरना इस चार्ट को देख के मुझे कोई बता दे, मैं कहता हूँ इस चार्ट को देख के मैं एक 10 साल के बच्चे को पूछ लूँ इस चार्ट को देख के कि आज इसमें क्या हुआ है, वो मुझे बता देगा। और एक चीज़, आज ये वापस बैन में जा रहा है, एक बार वो बैन अपडेट लेकर आइए। कोई मजाक लगा हुआ है, ये क्या है? मैं तो एक ओपन बात कह रहा हूँ, मजाक लगा हुआ है क्या है ये? हर बार वही कहानी, हर बार। और आज आप देखें एग्जैक्ट 9:40 पे 6 जगह आपको एक फ्रेंडली एक इंटरव्यू दिख जाएगा, है ना? क्या मजाक है ये मतलब? और क्या मतलब अपने हिसाब से। और अब 6 महीने के लिए प्रमोटर गायब हो जाएगा, वो कहीं नहीं दिखेंगे आपको अब, ठीक है ना? ये बार बार हो रहा है, ये हर बार हो रहा है, ये पहली बार नहीं है ये। और मैं तो एक चीज़ कहता हूँ हमेशा, अगर आपने आज मेरे शब्दों को सुबह समझ लिया था, मैंने तो आपको क्लियर हिंट दे दिया था कि आज इसमें पैसा कैसे बनेगा, शॉर्ट करके, है ना? और अगर आज इसमें एक बार कितना गिरा है DSI से दिखा दीजिए इसको ज़रा, 7% के करीब। अब इशू क्या है, प्री ओपन में जो लेवल्स आते हैं ना, वो मतलब वहाँ पर आप ले सकते हैं, उस लेवल पर, उस जहाँ ओपन होता है वहाँ पर आप ले सकते हैं। वहाँ पर आप मतलब लेके बेच भी देंगे, ऐसा थोड़ा ना हो जाएगा इंटरडे में। आज हमारे व्यूअर से पूछ लीजिए, अगर आपने लिया है सम्मान तो आपने पैसा बनाया या पैसा गंवाया? किसी से पूछ लीजिए, 100 लोगों से पूछ लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा उसका। और वो भी उस दिन जिस दिन पूरी NBFC स्पेस, निफ्टी फाइनेंस देख लीजिए एक बार। आज का निफ्टी फाइनेंस लेकर, इसका बेंचमार्क क्या होगा? निफ्टी फाइनेंस, भाई NBFC कंपनी है। निफ्टी फाइनेंस जिस दिन 2% ऊपर है, उस दिन ये स्टॉक इस तरीके से गिरा है। अब मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा, आप BTST की शुरुआत कर दीजिए। राइट, सम्मान कैपिटल इंट्राडे लो, अब तो और टूटता हुआ, जैसा कि हम बात कर रहे थे, तो 2% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर आती हुई। चलिए शुरुआत करते हैं BTST STBT ट्रेड्स की। चंदन जी, शुरुआत आपसे होगी, और बताइए क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए BTST STBT? बिल्कुल, मैं BTST पे फोकस करूंगा। नेशनल एल्यूमिनियम विद द व्यू की मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, रिपीटेटिव ट्रेड है बट सिलेक्टिव ट्रेड इस मार्केट में रखने चाहिए। सपोर्ट है 392 का, अपसाइड में 413 तक के टारगेट बन सकते हैं। ओके, नाल को आपका 400 पे एक बाय ट्रेड। अरुण, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी, मेरा भी ट्रेड मेटल स्पेस से रहेगा। वेदांता में BTST करने की सलाह है 676 के पास। 669 का स्टॉप लॉस रहेगा वीरेंद्र जी, और 689 का टारगेट रहेगा। एज ए BTST वेदांता को लेके चल सकते। ओके, चलिए गाबा सर, आपका BTST STBT ट्रेड? BTST रहेगा BDL, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, 1203 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगाएंगे 1195 का, 5 और 3 8 रुपया। टारगेट 1250 पॉसिबल है BDL। ओके, BDL। पंकज जी, थर्सडे के सेशन के लिए आपका स्टॉक? HL के फ्यूचर्स के ऊपर नजरें हैं श्रेया जी। 3700 की रेंज में खरीदारी की सलाह रहेगी। काफी बढ़िया मोमेंटम है स्टॉक के अंदर, और चार्ट पैटर्न भी बढ़िया बन रहे हैं यहाँ पे, तो खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है इसका मेंटेन करके चलना है 3680 रुपए का, और ऊपरी लेवल पर टारगेट यहाँ पर मेंटेन हो सकते हैं यहाँ पे 3740 रुपए तक के। ओके, HL आपका बाय ट्रेड है 3701 डिफेंस पे आप बेट करते हुए। आशीष ख्याल जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा?
देखिए, मेरा ट्रेड होगा प्रीमियर एनर्जीज पे। यहाँ पर ये स्टॉक काफी समय से अच्छा ट्रेंड दे रहे हैं और ऐसे जो ओवरऑल 2 हफ्ते में देखे तो 700 से चलकर 937 पे आ चुका है और अभी भी आज भी अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। तो प्रीमियर एनर्जीज पे बाय की राय होगी। ऊपर में टारगेट 980 के, स्टॉप लॉस 910 का लगाना हुआ। ओके, चलिए अब वीरू के पास चलते हैं। आज की मार्केट ब्रेड्थ फर्स्ट डे ऑफ सीरीज आज तो अच्छी रही होगी वीरू। पल्स अच्छी है अनुज, यकीनन अच्छी है, बट कुछ स्पेस ने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। फॉर इंस्टेंस डिफेंस ने, आपकी स्क्रीन पे स्टैट्स आएंगे शॉर्ट लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट कवरिंग के। लॉन्ग 134, तो आपको हर लिहाज से अच्छा दिखाई देगा ये। सोमवार को तो दर्शन ही नहीं हुए थे अनुज लॉन्ग के, और शॉर्ट कवरिंग करीब 48 में, 34 में शॉर्ट और 1 पे लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी स्टैट्स फेवर में है। फर्स्ट स्लाइड आएगी जहां पे लॉन्ग्स का अगर आप देखें प्लेसमेंट है एवेन्यू सुपरमार्ट आपकी स्क्रीन पे। गौरतलब यह है कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट ये कहता है कि इसमें रोलवर्स बहुत स्ट्रांग हुए थे, यानी वो मोमेंटम, वो डायरेक्शन कायम है। सेम इज द केस विद प्रीमियर। ये दोनों स्टॉक्स का जिक्र मैंने आज अपनी पल्स पे करा था। ट्रेंट, बीएससी, बॉश, ये तीनों और काउंटर्स। ट्रेंट में अगर आप देखें क्लासिकल केस था शॉर्ट कवरिंग का, उसके बाद आज फ्रेश बाइंग नजर आई। अगली स्लाइड में आइए, शॉर्ट कवरिंग के केस कहाँ पे, मजगांव डॉक, पूरा डिफरेंट स्पेस, भारत डायनेमिक्स। और इंटरग्लोवेशन में सुबह एक कन्फ्यूजन था वो, लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखें दूर हुआ एंड फाइनली स्टॉक लगभग 6.5% ऊपर। लेकिन शॉर्ट कवरिंग का केस यहाँ पे बना। आइनॉक्स विनर है, एनबीसीसी कहाँ पे आज कमजोरी थी, वो स्किप्स जो हायर लेवल्स पे टिक नहीं पाई। ब्लू स्टार, डॉक्टर रेड्डीज, अशोक लेलैंड, एचडीएफसी लाइफ, सुप्रीम इंडस्ट्रीज। ब्लू स्टार यानी ठंडा कूल जिसे कहते हैं ना, आई मीन दिल्ली एनसीआर का एनवायरमेंट, मेट की टिप्पणियाँ, उसने अगर आप देखें काम खराब किया। अशोक लेलैंड भी कोलैप्स हुआ आज मेरे ख्याल से 2 निडिमा के नीचे। और नेक्स्ट स्लाइड आएगी लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी जहां प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए, वो है नहीं क्योंकि सिंगल था तो उसको मेंशन नहीं करेंगे। एक स्टॉक का मैं जिक्र करूंगा यहाँ पे टुवर्ड्स क्लोज। एक बार लेके आइएगा एक अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ, मतलब HDFC AMC 2355 पे। ये अरुण आप कह सकते हैं ये हमेशा हर अपस्विंग में एक लेट पार्टिसिपेंट रहा है, लेट पार्टिसिपेंट। आज इसने 10 डे मच हुआ है, उसके ऊपर एक क्लोज देने की कोशिश कर रहा है, बट हमेशा मेरे ख्याल से 27 फरवरी से लेकर अब तक फेलियर ही रहा है 10 डे पे। इस बार कुछ पॉसिबिलिटी लग रही है आपको इस रिवर्सल के थोड़ा और सस्टेन करने के? तो वीरेंद्र जी डेफिनेटली थोड़ा एक्सटेंशन आ सकता है। जो मेजर मूविंग एवरेजेस है जो 2420 के आसपास है, तो एक एवरेज जरूर रिक्लेम किया है, पर मुझे लग रहा है अगर मोमेंटम बनता है तो 2410 तक डेफिनेटली स्टॉक जा सकता है। पर ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। 2420 के नीचे ब्रेकडाउन हुआ था, स्टॉक 2280 तक जाता हुआ नजर आया। वापस रिक्लेम शायद आपको 2420 तक आता हुआ नजर आए। ट्रेड लेने की सलाह डेफिनेटली नहीं रहेगी, पर 2400 तक का बाउंस जरूर स्टॉक में आ सकता है। अगर लॉन्ग पोजीशंस आज किसी ने बनाई है तो 2310 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 2400 से 2420 के इमीडिएट टारगेट्स। ओके, HDFC AMC होल्ड करने की राय है। डेज हाई पर क्लोज होने की तैयारी, इनफैक्ट क्लोज हो रहा है 6% अब आज के सेशन में। लेकिन कौन से काउंटर्स आज चले नहीं इस अच्छे मार्केट में भी, तो जैसा कि मैं डिस्कस कर रही थी कंज्यूमर स्पेस से अगर आप देखें तो ब्लू स्टार 4% के करीब गिरावट के साथ अब क्लोज होने की तैयारी। और डॉक्टर रेड्डीज, पूरा फार्मा स्पेस यहाँ पर देखिए मुनाफा वसूली का शिकार हुआ आज। इसके अलावा संभान कैपिटल की चर्चा हो रही थी, 2% नीचे क्लोजिंग यहाँ पर होती हुई। और कुछ ऐसे स्टॉक्स जो खराब मार्केट में हमारा साथ दे रहे थे, एक बार एनर्जी स्पेस से रखिएगा। NTPC ये आज गिरकर क्लोज हो रहा है 1.5% के करीब। और साथ ही अगर आप देखिए पावर ग्रिड, ये सारे स्टॉक्स याद होगा जब मार्केट काफ़ी परेशान कर रहा था, ये सारे स्टॉक साथ दे रहे थे, लेकिन आज यहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। इसके अलावा एस्ट्रल भी आज थोड़ा कमज़ोर होकर क्लोज हुआ है। लेकिन बिग वॉल पे समझते हैं कि आज की मार्केट की क्लोजिंग कैसी रही है। अनुसर से सर, ओवर टू यू। बिल्कुल ठीक है श्रेया, पता है क्या क्लोजिंग ऐसी है ना, आप यहाँ के रहे ना वहाँ के। 22,683 पर निफ्टी की क्लोज, 350 पॉइंट ऊपर। हाँ, बैंक निफ्टी में अच्छा मूव है आज, करीब 2.5% का मूव है बैंक निफ्टी में। निफ्टी आईटी में हायर लेवल से तगड़ी मुनाफा वसूली हुई, लेकिन फिर भी 2% इंडेक्स ऊपर ही बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप का प्राइस एक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मिड कैप 2%, लेकिन स्मॉल कैप में मुझे लग रहा है जेन्युइनली अपॉर्चुनिटीज़ हैं। स्मॉल कैप में इस समय अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है अगर आप उन्हें पहचान पाएँ तो, और थोड़ा लंबा नजरिए रखें तो 3.25% ये ऊपर था। एडवांस डिक्लाइन आज पूरे दिन शानदार रहा, और देखिए एंड होते होते तक भी 12:1 के करीब का एडवांस डिक्लाइन, इस लेवल का एडवांस डिक्लाइन आज रहा, एग्जैक्ट 12:1 का। इनफैक्ट सेक्टोरल गेनर्स पर आते हैं। आज अक्रॉस द बोर्ड तेजी थी, लेकिन सबसे ऊपर डिफेंस था
5.5% इंडेक्स ऊपर था, कैपिटल मार्केट 4.5%, PSU बैंक्स 4.25%, कैपिटल गुड्स 3.5%, निफ्टी बैंक और निफ्टी मेटल्स यहाँ पर भी तेज़ी थी। मंदी वाले थे 1-2, फार्मा मेनली था 1% आज यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई पिछले कुछ दिनों की रैली के बाद। अब आते हैं आज के निफ्टी गेनर्स पर। निफ्टी गेनर्स में सबसे आगे गया था ट्रेंड, 7% ट्रेंड ऊपर था। आज सबसे ज़्यादा पिटा हुआ स्टॉक भी है, याद रखिएगा। इंटरग्लोब एविएशन 6% ऊपर था, अदानी पोर्ट 5.5% ऊपर था। दोनों आज सुबह हमने बिग स्टॉक्स में लिए भी थे वैसे। BEL 4.5%, अदानी एंटरप्राइज 4.5% और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करीब 4.25% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। लूजर्स में मेनली फार्मा था, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, सन फार्मा और अपोलो हॉस्पिटल्स फार्मा और हेल्थ केयर स्पेस से स्टॉक्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई। HDFC लाइफ और NTPC अगेन NTPC पिछले कुछ दिनों से आउट परफॉर्म कर रहा था, लेकिन आज थोड़ी सी यहाँ पर भी गिरावट। जय अनुज, से कहेंगे न इस पार न उस पार, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो थोड़ी बहुत स्थिरता लौटी। 10 EMA क्रॉस नहीं हुआ, 23,000 की दहलीज पार नहीं हुई, लेकिन ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज 2-3 स्पेस ऐसे थे जिन्होंने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया और डिफेंस उसमें सबसे ऊपर। कल यानी बहुत जल्द इस हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र आ चुका है, यानी इस हफ्ते के आखिरी सेशन में कल ये पैनल फिर करेगा मुलाकात आपसे। मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।